सो देखो ये नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा ना इंटरफेरेंस में, ये है काउंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नंबर ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज कैसे काउंट करोगे आप यंग्स एक्सपेरिमेंट में। सब कुछ फाइंड आउट कर लिया था लास्ट क्लास में, काफी डिटेल में सब डिस्कस हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर कितने ब्राइट फ्रिंजेस होंगी और कितनी डार्क फ्रिंजेस होंगी। जो लास्ट क्लास का अगर आप पैटर्न देखोगे तो लास्ट क्लास के पैटर्न में ये कहा गया था कि जब हम स्क्रीन को एनालाइज करते हैं तो हमें स्क्रीन पर क्या क्या दिखता है, पैटर्न ऑन स्क्रीन क्या क्या होगा। तो ये डिस्कस हुआ था कि आपको स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क लाइंस मिलेंगी। तो क्वेश्चन ये उठ रहा था कि यार कितनी लाइंस होंगी ऐसी, मतलब नंबर ऑफ लाइंस क्या काउंट की जा सकती हैं कि स्क्रीन के ऊपर कितनी ब्राइट लाइंस हैं और कितनी डार्क लाइंस हैं। तो हाँ, ये काउंट कर सकते हैं। अगर स्क्रीन फाइनाइट साइज की होगी तो काउंट कर सकते हो, और अगर स्क्रीन इनफाइनाइट साइज की है देन ऑब्वियसली इनफाइनाइट लाइंस हो जाएंगी। बट फाइनाइट साइज की स्क्रीन है तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो भाई आज का जो टॉपिक है ना आपका, वही टॉपिक है कि कैसे आप काउंटिंग करेंगे स्क्रीन के ऊपर, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा को किस तरीके से करेंगे। नहीं कनेक्ट पढ़ाएंगे यार, अभी नहीं, थोड़ा सा देखिए तो इसमें एक कंसेप्ट देखो यार, कंसेप्ट क्या था आपका, थोड़ा सा देखना, थोड़ी सी मैथ आएगी अभी। कंसेप्ट ये कह रहा था हमारा कि अगर आपके पास कहीं दो सोर्सेस हैं इंटरफेरेंस में, ये कहा जाता है कि अगर मान लो S1 एक सोर्स है और एक S2 सोर्स है, मान लीजिए दो सोर्सेस है S1 S2। तो थ्योरी में ये कहा गया था कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट P है, मान लिया जाए कोई पॉइंट P जो S1 से R1 डिस्टेंस पर है और S2 से भी कुछ डिस्टेंस है उसका, मतलब S1 से ये R1 डिस्टेंस मान लेते हैं और S2 से R2 डिस्टेंस मान लीजिए। तो अगर ये R1 और ये R2 है तो पॉइंट P पर हम कहते हैं कि पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू R2 माइनस R1 होगी, और इस डिफरेंस की वैल्यू को लैम्डा से कंपेयर करते हो, मतलब कि R2 माइनस R1 अगर अगर ये 2n इंटू लैम्डा बाई 2 है तो कहा जाता था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और अगर ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाता है तो कहा जाता था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब नेचर ऑफ इंटरफेरेंस बेसिकली R2 माइनस R1 पे डिपेंड कर रहा है। अब आप एक कंसेप्ट लाओ, ठीक है जी, एक कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो करेंगे, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। सपोज दैट हमारे पास S1 पॉइंट यहाँ पर है और S2 पॉइंट यहाँ पर है, ये दोनों सोर्सेस है, मतलब बेसिकली पॉइंट्स का मतलब ये सोर्सेस है, दोनों से वेव एमिट कर रहे हैं, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर देना, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप S1 और S2 के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर कोई लाइन लो, मतलब एक ऐसा पॉइंट ले जो S1 और S2 से सेम डिस्टेंस पर है, मतलब लाइन S1 S2 का सेंटर पॉइंट, जो लाइन S1 S2 है उसका सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। लाइन S1 S2 के एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पर अगर हम हैं तो जो जीरो जी जो वेव S1 से इस मिडिल पॉइंट तक आएगी और जो वेव S2 से इस मिडिल पॉइंट पर आएगी, उनमें कोई जीरो टाइम, हाँ जीरो पाथ डिफरेंस। तो कैसा इंटरफेरेंस होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा, सर कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। अच्छा अब एक काम करिए, इस अगर मैं S1 S2 का कोई बाइसेक्टर लाइन बनाऊं, ठीक है ना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो S1 S2 की बाइसेक्टर है, मतलब लाइन S1 S2 के परपेंडिकुलर। एक काम करता हूँ, मैं लाइन S1 S2 को प्लॉट कर देता हूँ पहले। ये आप ऐसे मान लो कि जो लाइन S1 S2 है उसको प्लॉट करिए, और ये जो लाइन अभी आप दिखा रहे हो ना, ये S1 S2 का एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो क्या ऐसा नहीं होगा यार कि इस लाइन पर कहीं पर भी अगर आप पॉइंट चूज करोगे तो पाथ डिफरेंस जीरो आएगा, चाहे आप यहाँ P1 पॉइंट चूज कर लो, चाहे P2 पॉइंट चूज कर लो, चाहे P3 पॉइंट चूज कर लो। क्या इन सारे पॉइंट्स पर ऐसा नहीं कह सकते कि S2 P1 माइनस S1 P1 is same as S2 P2 minus S1 P2 is same as S2 P3 minus S1 P3, बिकॉज इन सबकी वैल्यू जीरो आएंगी। ये सारे पॉइंट्स, मतलब P1 पॉइंट का S1 S2 से डिस्टेंस सेम है, P2 पॉइंट का S1 S2 से डिस्टेंस सेम है, P3 पॉइंट का भी S1 S2 से डिस्टेंस सेम है, यानी इन सारे पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू जीरो है। आ रही बात समझ में ये? यस सर। तो ये हाँ, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इट इज अ लाइन ऑफ, दिस इज द लाइन ऑफ जीरो पाथ डिफरेंस, मतलब एक तरीके से लोकस हो गया, लोकस ऑफ लाइंस ऑफ जीरो पाथ डिफरेंस।
दैट मीन्स इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लोगे ना तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसको मैं सी से डिनोट करता हूँ, सी आई फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब एक काम करिए, अब आप क्या करो, इस मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं टुवर्ड्स S1। इस मिड पॉइंट से टुवर्ड्स S1 चलो आप, और आप इस मिड पॉइंट से λ/4 डिस्टेंस ऊपर चलिए। λ/2 डिस्टेंस, सॉरी λ/2 डिस्टेंस, λ/2 डिस्टेंस इससे ऊपर चलते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है ना, इसको कुछ नाम देते हैं, पहले वाले को ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे देते हैं। पॉइंट बी पर S1 और S2 की साइड से जो वेव आएंगी उनका पाथ डिफरेंस क्या होगा? अगर सर λ/2 ही रहेगा। ध्यान से देखो, सर मैं ये पूछ रहा हूँ S2B माइनस S1B कितना होगा? S2B माइनस S1B की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ध्यान से देखो आप। लैम्डा, ये λ/2 नहीं होगा, ये लैम्डा हो जाएगा। ये सर लैम्डा हो जाएगा सर। इसको केयरफुली देखो आप, क्योंकि आपने S2 वाले से λ/2 डिस्टेंस आगे निकल गए और S1 से λ/2 आपका रिड्यूस हो गया है, तो डिफरेंस वैल्यू लैम्डा हो जाएगी। मानते हैं इसको कि S2B माइनस S1B बराबर लैम्डा होगा? यस सर। यस सर। तो पॉइंट बी पर कैसा इंटरफेरेंस होगा? अगर पॉइंट बी पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, अगर ये वैल्यू मतलब कि इसको 2 टाइम्स λ/2, यानी कि पॉइंट बी कंस्ट्रक्टिव है। अब एक काम करो, अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं पॉइंट बी को इंक्लूड करता हुआ एक हाइपरबोलिक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इंक्लूडिंग पॉइंट बी, आप एक काम करें, हाइपरबोलिक लाइन बनाइए। जस्ट एक हाइपरबोलिक लाइन प्लॉट करिए जो पॉइंट बी को इंक्लूड करे, और आप प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला को यूज करो, डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला को यूज करिए। क्या इस हाइपरबोला पर जितने भी पॉइंट्स आप कंसीडर करोगे उन सब के लिए सेम पाथ डिफरेंस नहीं होगा? डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला फॉलो करें आप। लोकस ऑफ पॉइंट्स, बेसिकली अगर आप ये तो कहते हो ना कि अगर आप एक पॉइंट यहाँ पर इसके अगर P4 पॉइंट ले लें, इधर P5 पॉइंट ले लें, इधर P6 पॉइंट ले लें, तो हाइपरबोला की कोनिक सेक्शंस में डेफिनेशन ही ये दी जाती है कि S2P4 minus S1P4 will be same as S2P5 minus S1P5। डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला मेरे ख्याल से यही कहा जाता है, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू S2B minus S1B। मतलब एक हाइपरबोला पे जितने भी पॉइंट्स आप कंसीडर करते हो उन सब का हाइपरबोला के जो दो फोकस होते हैं S1 S2, उनसे डिस्टेंस का डिफरेंस, क्या इसको कांस्टेंट नहीं कहा जाता हाइपरबोला की डेफिनेशन में? यस सर। हाइपरबोला कोनिक सेक्शंस में यही डेफिनेशन है इसकी। तो हाँ, इसका मतलब इस हाइपरबोलिक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, हाइपरबोला की डेफिनेशन फॉलो करें आप, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विद द सेम डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट्स S1 S2। ये डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला कोनिक सेक्शंस मैथमेटिक्स में मिल जाएगा तुम्हें। तो इन सारे पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा, मतलब P4 पर भी आप पाथ डिफरेंस कहोगे तो P4 पर भी पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, पॉइंट P5 पर भी पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा होगी, P6 पर भी पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा होगी। यानी इन सारे पॉइंट्स पर इस हाइपरबोला को दूसरे साइड पर भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, इस हाइपरबोला को आप दूसरे साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये जो भी आप हाइपरबोला देख रहे हो ना, ये हाइपरबोला आपका कहलाएगा अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑल पॉइंट्स ऑन दिस हाइपरबोलिक लाइंस विल बी फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स होंगे ये। अब एक काम करते हैं, पॉइंट बी से फिर λ/2 डिस्टेंस आगे चलते हैं। पॉइंट बी से आप λ/2 डिस्टेंस और आगे चलिए, कोई तीसरा पॉइंट आ गया, मान लिया सेंटर पर सी पॉइंट आ गया, और यहां पर भी एक हाइपरबोला बनाओ, अगेन एक हाइपरबोलिक लाइन। इस हाइपरबोलिक लाइन का पाथ डिफरेंस क्या लिखोगे आप? अगर इस हाइपरबोला का पाथ डिफरेंस पूछा जाए तो इस हाइपरबोला का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप पॉइंट सी का पाथ डिफरेंस निकाल दीजिए, क्योंकि जो डिफरेंस पॉइंट सी पर होगा वही डिफरेंस हाइपरबोला के हर पॉइंट पर मिलेगा। 2 लैम्डा सर, ये 2 लैम्डा हो जाएगा। तो 2 लैम्डा का मतलब फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यानी ये भी एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है। इस तरीके से मतलब क्या हुआ कि अगर आप S1 और S2 के बीच में λ/2 डिस्टेंस आगे बढ़ते हुए हाइपरबोलास ड्रॉ करते जाएं, λ/2 डिस्टेंस आगे बढ़ते हुए अगर आप हाइपरबोलिक लाइंस प्लॉट करते रहिए, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस के पॉइंट्स का लोकस मिलता चला जाएगा। और अगर इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में लेके जाओगे तो 2 डायमेंशन में तो हाइपरबोलिक कर्व हो जाएंगे ये, और अगर इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में देखा जाए तो ये हाइपरबोलाइड होते हैं। बेसिकली ये जो कर्व है इसको S1 S2 के अबाउट रोटेट कर दीजिए आप ओमेगा वेलोसिटी से। इमेजिन कर लो कि ये जो कर्व है हाइपरबोलिक कर्व, इसको
लाइन S1 S2 को के अबाउट अगर किसी वेलोसिटी से रोटेट कर दे तो जो सरफेस स्पेस में जनरेट हो जाएगा उसे हाइपरबोलाइडिकल सरफेस कहोगे आप 3D स्पेस में। बट ये आप 2D स्पेस, मतलब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो 2 डायमेंशन दिख रहा है आपको ये। और इसी तरीके से ना आपको S1 S2 के नीचे भी जाओगे, मतलब नीचे की साइड भी ऐसे ही हाइपरबोला बनाएंगे आप, ऐसे नीचे भी हाइपरबोलास बनाए। तो अगर आप पॉइंट ए से λ/2 डिस्टेंस नीचे आकर के लाइन बनाइए तो ये भी हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा का कर्व होगा, ऐसा कर्व होगा जिसके सारे पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। और λ/2 डिस्टेंस नीचे आ जाओ, अगेन एक कर्व आ जाएगा जिसमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू इस हाइपरबोला के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2 लैम्डा होगी। तो ये सारे हाइपरबोलिक लाइंस जो आप देख रहे हो ये लोकस ऑफ सेम पाथ डिफरेंस है, लोकस ऑफ सेम पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लाइंस है, ये सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ऐसे में देखिए अगर मैं λ/2 की जगह λ/4 डिस्टेंस चलता, अगर मिड पॉइंट से λ/4 डिस्टेंस आगे आओ, मिडिल पॉइंट से λ/4 डिस्टेंस आगे चेक करना, λ/4 नहीं, λ/4 डिस्टेंस मिड पॉइंट से आगे चलो और फिर एक हाइपरबोलिक लाइन बनाइए और आप बताइए कि इस हाइपरबोलिक लाइन के पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो सर λ/2 λ/2 और λ/2 पाथ डिफरेंस मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ ये, यानी ये वो कर्व है जिसके लिए पाथ डिफरेंस हर एक पॉइंट के ऊपर λ/2 होगा। ऐसे ही आप 3λ/2 डिस्टेंस 3λ/4 डिस्टेंस आगे चलोगे, 3λ/4 मिड पॉइंट से 3λ/4 आगे, फिर आपको एक हाइपरबोला मिलेगा जहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू 3λ/2 हो जाएगी, फिर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लाइन होगी। और YDAC में कुछ नहीं किया गया, YDAC में क्या किया गया है, इन्हीं लाइंस के बीच में आप यहाँ पर स्क्रीन पुट कर देते हो। आप ऐसे ही, ये लाइंस तो आगे थी ही, आपने बीच में एक स्क्रीन को इंसर्ट कर दिया जाए। तो जैसे ही आप स्क्रीन को इंसर्ट करते हो ना, स्क्रीन को जैसे ही इंसर्ट करते हो तो स्क्रीन और हाइपरबोला के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, स्क्रीन और हाइपरबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इन्हीं को आप मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स कहते हो। इन्हीं पॉइंट्स को कहा जाता है मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स। ये जो हाइपरबोलिक लाइन स्पेस में है और स्क्रीन, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हाइपरबोलिक लाइन से, मतलब सॉरी ये मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स हैं जिसको हम स्क्रीन पर इस तरीके से दिखा रहे थे लास्ट क्लास में। मतलब इनका पैटर्न जो आप दिखा रहे थे वो ये वाला कर्व, ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा का जो पैटर्न दिखाया जा रहा था। और थोड़ी सी भी मैथ और आपकी चलेगी, थोड़ा सा मैथ और चेक करेंगे यहाँ पर, देखो कहाँ गया वो पैटर्न, ये वाला पैटर्न। ये जो आप मैक्सिमा मिनिमा दिखाते हो ना स्क्रीन पर, ये मैक्सिमा फिर ये मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, ये मैक्सिमा मिनिमा, ये बेसिकली ये स्क्रीन जो है हाइपरबोलास को कट कर रही है। अच्छा एक पॉइंट और है, देखो एक पॉइंट और, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में वापस आइए। मैथ में अगर आप हाइपरबोलास प्लॉट करते हो, जितना मेरे को याद है, अगर मैथमेटिक्स में अगर आपको हाइपरबोला प्लॉट करने को कहा जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, तो कुछ ऐसे हाइपरबोलास मान लो अगर हम बनाए मैथमेटिक्स में, अगर आप इस तरीके से हाइपरबोलास बनाओ, और मेरे से बेटर तरीके से आपको आइडिया होगा इसके बारे में कि अगर ऐसे हाइपरबोलास बनाए और हाइपरबोला के बिल्कुल दूर वाले पॉइंट पर, मतलब इससे बहुत दूर जाने पर, हाइपरबोला से बहुत दूर जाने पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो हाइपरबोला के बिल्कुल, मतलब एक तरीके से x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चले गए आप। एसिम्पटोट्स एसिम्पटोट्स की बात कर रहे हैं। asymptotes यस सर। तो वो एसिम्पटोट्स क्या ओरिजिन पे नहीं आते? अब आपको पता Yes, नहीं sir. आपको आपकी नॉलेज Yes, कितनी है, ये लेकिन सर आते हैं सर, आते हैं। कि अगर आते हैं आप और yes फिर sir अगर ये ओरिजिन पर आ रहे हैं तो ये एंगल थीटा जो है ना, देखिए YDAC में क्या माना गया था कि स्क्रीन जो है वो स्लिट्स से काफी दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे माना गया था। YDAC के एक्सपेरिमेंट में ये माना गया था कि स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, जिसको आप कैपिटल D से डिनोट करते थे, वो बहुत बड़ा डिस्टेंस माना गया था स्मॉल डी के कंपेयर में। तो इसीलिए स्क्रीन के जिन पॉइंट्स पर आप मैक्सिमा या मिनिमा ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको डिफाइन करते हो बाय द एंगल थीटा रिलेटिव टू द मिड पॉइंट ऑफ स्लिट S1 एंड स्लिट S2। ये रीजन है कि S1 S2 के मिड पॉइंट से थीटा एंगल फर्क लेकर के हम पाथ डिफरेंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। मतलब आपको ये जो रीजन बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो पाथ डिफरेंस निकालने का रीजन है, ऐसा क्यों करते हैं कि हम यहाँ पर स्क्रीन के सेंटर से थीटा एंगल क्यों लेते हो आप? मतलब ये जो लाइन दिखी जा रही है, ये डॉटेड लाइन क्यों, क्या दिखाई दे रहा है? ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो जिसको थीटा एंगल पे दिखा रहे हैं ना, ये डॉटेड लाइन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
तो ये पॉइंट P एक्चुअल में किसी हाइपरबोला के ऊपर है। रियल डायग्राम में क्या होगा कि S1 S2 के बीच में से कोई हाइपरबोलिक लाइन जा रही होगी और ये पॉइंट P उसी हाइपरबोलिक लाइन के ऊपर प्रेजेंट होगा। जब आप इन्फिनिटी की तरफ चले जाओगे तो पॉइंट P का टेंजेंट ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्क्रीन के सेंटर पॉइंट मतलब S1 S2 के मिड पॉइंट पर लाते हो और थीटा एंगल के दिखाते हो। मतलब ये थीटा एंगल बेसिकली हाइपरबोला के टेंजेंट का स्लोप बता रहा है। स्क्रीन के जिस पॉइंट पर आप इंटरफेरेंस वॉच कर रहे हो वो पॉइंट रियल में किसी हाइपरबोलिक कर्व का पॉइंट है और उस पॉइंट पर हाइपरबोला का एक टेंजेंट बनाया गया है और वो टेंजेंट S1 S2 के मिडिल पॉइंट पर आकर के एसिम्पटोट की तरीके से थीटा एंगल बना रहा है और इसीलिए मैक्सिमा और मिनिमा की जो लोकेशंस हैं वो थीटा के फॉर्म में दी जाती हैं। पाथ डिफरेंस थीटा के फॉर्म में निकाला जाता है। सब कुछ थीटा के फॉर्म में कैलकुलेट करने का रीजन ये है। बात समझ में आई कि हमारा थीटा मिड पॉइंट से क्यों लेते हैं? S1 S2 के मिड पॉइंट से थीटा लेने की वजह क्या है हमारी? यस सर। रीजन मतलब हम कहीं थीटा कहीं और से भी ले सकते थे बट इंटेंशनली हमने S1 S2 के मिडिल पॉइंट से चूज किया है उसको। वो बेसिकली आप इनके एसिम्पटोट्स की लोकेशन बताते हो आप कि एसिम्पटोट्स थीटा एंगल पर होंगे इनके हाइपरबोलास के। एनीवे ये जो पॉइंट है मेरा कि अगर आप S1 S2 के मिड पॉइंट से लैम्डा बाई 2 का जंप लेते जाओ, लैम्डा बाई 2 फिर एक जंप लो लैम्डा बाई 2 का फिर एक जंप लो लैम्डा बाई 2 का, तो आपको मैक्सिमास के पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। अब आप इस कंसेप्ट को फॉलो करो और मुझे बताओ कितने मैक्सिमा और मिनिमा आएंगे। बस ये बेसिक्स था। सपोज दैट पॉइंट S1 और पॉइंट S2 के बीच, S1 और S2 के बीच में मान लीजिए जो डिस्टेंस है मतलब जो D जिसको D से डिनोट करते हो, सपोज दैट वो D की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 लैम्डा है। मान लीजिए D इक्वल्स टू 3 लैम्डा। कितने मैक्सिमा होंगे और कितने मिनिमा होंगे? कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा होंगे अगर ये पूछा जाए? S1 S2 के बीच में हमने डिस्टेंस को D मान लिया, ये डिस्टेंस हमारा D है और D इक्वल्स टू 3 लैम्डा है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालेंगे? देखो आसान तरीका बता रहा हूं आपको। S1 S2 का सबसे मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ S1 S2 ये मैक्सिमा है। अगला मैक्सिमा इससे लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस टुवर्ड्स S1 जाना पड़ेगा आपको, लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस टुवर्ड्स S1 यानी ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। अगला मैक्सिमा इससे फिर लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस आप टुवर्ड्स S1 चलिए और आप मुझे इसी तरीके से बताओ और नीचे भी आना है, मिड पॉइंट से नीचे भी जाओगे आप, मिड पॉइंट से लैम्डा बाई 2 नीचे चले जाओ फिर आपको मैक्सिमा मिलेगा। अब आप खुद बताओ ऐसा करने पर आपको कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा मिलेंगे? टोटल डिस्टेंस 3 लैम्डा का दिया हुआ है आपको, S1 S2 के बीच का टोटल डिस्टेंस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा है 7 है ना टोटल। आराम से काउंट कर लो कितने होंगे लैम्डा बाई 2 के डिस्टेंस पर। और एक और बता दें आपको, 7 कुछ लोग कह रहे हो कुछ लोग 6 कह रहे हो मेरे ख्याल से, तो ये मैक्सिमा 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 4 मैक्सिमा हो गया लैम्डा बाई 2 के डिस्टेंस पर। ये मिड पॉइंट है, फर्स्ट वाला मैक्सिमा जो है वो मिड पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है। तो यानी कि मिड पॉइंट के ऊपर आपकी ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 1.5 लैम्डा की है और उसमें आप 0.5 लैम्डा आगे चल रहे हो तो 0.5 लैम्डा पर मैक्सिमा फिर पॉइंट। अगला मैक्सिमा आपका क्या S1 से कोइंसाइड नहीं कर जाएगा? अगर आप अगला लैम्डा बाई 2 लोगे तो क्या S1 पे ही नहीं पहुंच जाओगे? यस होगा ये? यस यस सर। अब आप मुझे मैथमेटिक्स में ये बताइए कि क्या कोई हाइपरबोला ऐसा होता है जो अपने फोकस से पास कर जाए? क्या किसी हाइपरबोला का फोकस हाइपरबोला कर्व के ऊपर ही आ सकता है? बोलो बताइए। नो सर। मतलब हाइपरबोला में देखिए, हाइपरबोला की डेफिनेशन आपको याद दिलाऊं पहले तो, पता मुझे लगता है पता नहीं शायद आपको हाइपरबोला की डेफिनेशन से नहीं याद आ रही है या आपको उसके बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। फिर हाइपरबोलाज में आप ये कहते हो कि दो फोकस होते हैं S1 S2 करके, और अगर आप कोई भी पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर चूज करते हो तो आप S1 से उसका डिस्टेंस और S2 से उसका डिस्टेंस ले लो, तो ये कहा जाता है कि S2P माइनस S1P एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये हाइपरबोला की डेफिनेशन कही जाती है। इससे तो एग्री करते हो आप लोग कि हाइपरबोला की यही डेफिनेशन है? यस तो क्या ये Yes. ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो डिफरेंस है S2P माइनस S1P ये S1 S2 के बराबर आ जाए? क्या कोई ऐसा हाइपरबोला हो सकता है क्या कि S2P माइनस S1P S1 S2 के बराबर ही हो जाए? नो सर वो No, स्ट्रेट sir. लाइन हो जाती है end में। जी हाँ, करेक्ट। S2P माइनस S1P अगर S1 S2 के बराबर है तो वो हाइपरबोला कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू S1 S2, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू S1 S2। यानी कि अगर ये जो मैक्सिमा S1 से कोइंसाइड कर रहा है वो एक्चुअल में एक लाइन हो जाएगी जो कि S1 से पास कर जाएगी, ये लाइन हो जाएगी मैक्सिमा की। इसके पहले वाले मैक्सिमा हाइपरबोलास पे हैं, इसके पहले वाले मैक्सिमा हाइपरबोला बनेगा
ये हाइपरबोला बनेगा। सेंटर वाला मैक्सिमा फिर एक स्ट्रेट लाइन है, इधर भी स्ट्रेट लाइन है, और यही हाल नीचे की तरफ होगा। सिमिलर सिचुएशन नीचे भी आएगी। तो नीचे भी आपको दो हाइपरबोला बनाने पड़ेंगे, λ/2 पर, और तीसरा वाला जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा S2 से जो पास कर रहा होगा। तो मैक्सिमा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है, मैक्सिमा की एक लाइन मिलेगी आपको, लेकिन वो वर्टिकल लाइन्स हो जाएंगी। ये एक मैक्सिमा की लाइन मिलेगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 हो गया। इस स्ट्रेट लाइन जो S1 S2 से पास कर रहे हो, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा हो गया। इनके बीच में पाथ डिफरेंस की वैल्यू पहले लैम्डा होगी, बीच में पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2 लैम्डा होगी। तो अगर आप अपना स्क्रीन अब इमेजिन करो, अगर हमने स्क्रीन S1 S2 के बिल्कुल पैरेलल पुट की है इस तरीके से, ये हमने स्क्रीन रखी मान लो पैरेलल डायरेक्शन में S1 S2 के। अब आप काउंट करो स्क्रीन के ऊपर कितने मैक्सिमा है आपके पास। नंबर ऑफ मैक्सिमा स्क्रीन पर, एक इंटरसेक्शन यहाँ पर, एक इंटरसेक्शन यहाँ पर। सर 5। आंसर 5 है इसका। दैट मीन्स 5 मैक्सिमास होंगे, 5 मैक्सिमास प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। यही इसका सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, मैक्सिमा मिनिमा काउंट करने का बेस्ट मेथड यही है। भैया आप तो फॉर्मूला ही चाहोगे, आप कहोगे डी साइन थीटा होता है, लेकिन अभी कोई किसी को नहीं मालूम है कि डी साइन थीटा में थीटा सेंटर से क्यों लिया हम लोगों ने, क्या जरूरत पड़ गई थीटा के फॉर्म में आंसर देने की। कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा आपको कि थीटा के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन क्यों दिया गया आपको। वो मैं बता रहा हूँ आपको, थीटा के फॉर्म में इसलिए करते हो क्योंकि बेसिकली आप जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस देख रहे हो वो हाइपरबोला के काफी एंड पॉइंट पर जाकर के है। हाइपरबोला का बिल्कुल एंड वाला पॉइंट है जहां पर टेंजेंट एसिम्पटोट बन जाएगा और वो एसिम्पटोट S1 S2 के सेंटर पॉइंट पर आकर के मिलेगा। तो उसी थीटा से आप ये बताते हो, मतलब इसकी एंगुलर पोजीशन को डिफाइन करते हो कि जो मैक्सिमा है ये कितने एंगल पर मिलेगा। सर सर अगर मिनिमम पॉइंट ऊपर आता तो फिर हम लोग उससे भी नहीं काम करते। नहीं, बता रहा हूँ अभी आपको, मैं अभी रुक जाओ, कुछ एग्जांपल बहुत कराएंगे अभी। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चा, अगर आप में से किसी को भी ऐसा है कि उसको हाइपरबोला की डेफिनेशन नहीं पता है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हाइपरबोला को बहुत डिटेल में पढ़ने पहले एटलीस्ट उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लो। नहीं तो फिर ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इस मेथड से आप समझ सकते हो। मिनिमास कितने होंगे इसमें, मैक्सिमा तो चलो 5 हो गए, मिनिमास कितने होंगे। तो हर दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा है, तो दो मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा यहाँ पर, फिर दो मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा यहाँ पर, फिर दो मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा यहाँ पर, और इन सब के लोकस भी हाइपरबोलास होंगे। तो ये हाइपरबोला स्क्रीन को कट करेगा, फिर मिनिमा का हाइपरबोला स्क्रीन को कट करेगा, इस मिनिमा का हाइपरबोला स्क्रीन को कट करेगा। तो 3 मिनिमा आपको ऊपर दिखेंगे, और ऐसे ही सिमेट्रिकल पैटर्न के हिसाब से 3 मिनिमा सेंटर के नीचे भी दिखेंगे। यानी टोटल 5 मैक्सिमाज होंगे यहाँ पर, और नंबर ऑफ मिनिमाज अगर पूछा जाए तो 6 मिनिमाज ऑन स्क्रीन होंगे। आइए बात समझ में आपको 5 और 6 का कंसेप्ट। 5 मैक्सिमा 6 मिनिमा के होंगे। यस सर। लॉजिक Yes, समझ sir. लॉजिक समझ में आ रहा Yes, sir. है जी। एक तरीका और बता देता हूँ, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, अगर एक लॉजिक और है, बट ये तुम्हारे कंफर्ट लेवल पर है कि तुमको कौन सा सही लगता है। देखिए मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अपनी अपनी चॉइस पे होता है। हमको ये, मेरे को ये मेथड ज्यादा समझ में आता है, हाइपरबोला मेथड। रीजन कंप्लीट क्लैरिटी के साथ है ये। और कुछ लोगों को जो है थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा समझ में आती है, फिजिक्स कम समझ में आती है, तो उनके लिए भी रास्ता है कि ये S1 S2 के अगर जो पॉइंट्स आप कह रहे हो, ये मान लो S1 S2 के पॉइंट्स और ये इसका सेंटर पॉइंट, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर आप इससे थीटा एंगल पर आगे बढ़ते हो ना, S1 S2 के मिड पॉइंट से अगर आप थीटा एंगल जाओ आगे, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू, थीटा एंगल आगे जाने पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू d इंटू साइन थीटा है। ये प्रूव किया गया है। तो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट भी है कि मैक्सिमा कब होगा। तो फॉर मैक्सिमा अभी एक कंडीशन आप लगा सकते हो कि पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, मतलब 2n लैम्डा बाई 2 की जगह n लैम्डा, यानी कि d साइन थीटा की जो वैल्यू है, d साइन थीटा की वैल्यू इट शुड बी n लैम्डा। d साइन थीटा आपका इनफैक्ट प्लस माइनस n लैम्डा, d साइन थीटा शुड बी प्लस माइनस n लैम्डा। और d बराबर 3 लैम्डा दे रखा आपने, d इक्वल टू 3 लैम्डा दे रखा है। तो d को अगर आप 3 लैम्डा पुट कर रहे हो तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से बन जाती है प्लस माइनस n बाय 3। और साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है, मतलब रेंज लगा दीजिए आप, इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब n की वैल्यू -3 से बड़ी होगी अगर हम सॉल्व करें मैथमेटिकल तरीके से। तो n जो होगा वो -3 से ग्रेटर देन और लेस देन +3 हो गया। अब आप ये काउंट कर लो कि इसके बीच में कितने इंटीजर्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग 0। -3 से +3 के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। तो वैसे तो 7 आ जाएंगे आपके, देखो -3 -2
-1 0 +1 +2 +3। तो इससे आंसर आपका 7 आएगा। लेकिन 7 में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इक्वलिटी है ये आप कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि इक्वलिटी कब आएगी? इक्वलिटी तब आएगी जब आप साइन थीटा को इक्वल टू 1 मान के चलोगे। इक्वलिटी मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1, दैट मींस कि आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के पॉइंट पर हो सर वर्टिकल हो जाएगा। और थीटा ये एंगल है, हॉरिजॉन्टल से लिया जा रहा है, थीटा एंगल तो हॉरिजॉन्टल से ले रहे हो। तो जब थीटा 90 हुआ तो वो पॉइंट कहां पहुंच गया? वो पॉइंट ये आ गया, S1 S2 के बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा। ये वो पॉइंट होगा जिसके बारे में आप कहोगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इक्वल टू साइन को एक्सक्लूड करना होगा आपको। इक्वल टू साइन इसलिए एक्सक्लूड करना है क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग पॉइंट स्क्रीन पर नहीं होगा। वो उस पॉइंट पर इंटरफेरेंस होगा। देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के पॉइंट पर इंटरफेरेंस तो है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यहाँ पर, बट क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर नहीं है तो वो हमारे काउंट में नहीं जाएगा। नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑन द स्क्रीन बोलना जाएगा तो 5 और 6 कहोगे आप। ये तो कल भी आपसे कह चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि स्क्रीन के अलावा बाकी जगह इंटरफेरेंस नहीं होता है। इंटरफेरेंस स्क्रीन के अलावा बाकी सारे स्पेस में भी हो रहा होता है। हम ऑब्जर्व उसको स्क्रीन के ऊपर करते हैं, तो स्क्रीन पे ही काउंट करेंगे कितने मैक्सिमा होंगे और कितने मिनिमा होंगे। ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया। इस तरीके से कर लो, इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, साइन थीटा की रेंज लगा दो -1 से +1 के बीच में। सर फास्टेस्ट में से तो फर्स्ट वाला ही है फिर। अब वो अपनी अपनी चॉइस है बच्चा। देखो जिसकी मैथ स्ट्रांग है वो मैथ से कर ले, अदरवाइज आप इस तरह से काउंट कर लो λ/2 वाला। वो अपनी अपनी चॉइस पर है। इस पे मैं मतलब आपके ऊपर डिसीजन छोड़ता हूँ कि आप अपना डिसीजन खुद ले, क्या करना है आपको। मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करा दे रहा हूँ, बट डिसीजन आप लीजिएगा। मैं इम्पोज नहीं करना चाहता कि यार यही मेथड लगाओ। चलिए S1 S2 के बीच में जो डिस्टेंस d है, सपोज करते हैं वो इस बार 3.5 लैम्डा है मान लीजिए। ठीक है, बताओ कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा होंगे। अब आपको तरीका मिल चुका है। हालांकि मेरे तरीके से आप चलोगे तो मिड पॉइंट से चालू करो, मिड पॉइंट कंस्ट्रक्टिव होता है और उससे λ/2 आगे बढ़ते चले जाओ। तो मेरे तरीके से अगर आप चलोगे तो ठीक है, S1 और S2 को टच कर जाने दे। S1 S2 को अगर टच कर गए तो उसको छोड़ देना आप। S1 S2 को टच नहीं करना आपको, क्योंकि S1 S2 को टच करने का मतलब वर्टिकल लाइन का मैक्सिमा हुआ वो। सर 11 मैक्सिमम। भाई हाँ देखिए 3.5 लैम्डा का मतलब आधी डिस्टेंस जो हुई, हाफ डिस्टेंस, ये 1.75 लैम्डा हुआ, 1.75। तो सेंटर के बाद पहला मैक्सिमा आपको मिलेगा 0.5 लैम्डा ऊपर जाने पर, दूसरा मैक्सिमा आपको मिलेगा 1 लैम्डा ऊपर जाने पर, तीसरा मैक्सिमा आपको मिलेगा 1.5 लैम्डा ऊपर जाने पर। 0.5 लैम्डा ऐड करते चले जाओ। इसके बाद जब जाओगे तो S1 क्रॉस कर जाओगे आप। वहां नहीं जाना मुझे, S1 क्रॉस करके मुझे नहीं जाना। तो 3 हो गए ऊपर और 3 नीचे हो गए। सिंपल 6 मैक्सिमा हो गए इसके अंदर। नहीं आया समझ में 6 मैक्सिमा कंसेप्ट? सर आ सात गया टोटल सर। 7 होंगे सर सर, एक सेंटर पे भी है। सर सॉरी सेंटर वाला। सेंटर को इंक्लूड करना भूल गया। हाँ ठीक है 7 होंगे। ये 3 तो ऊपर हैं और 3 नीचे और सेंटर, सॉरी 7 मैक्सिमस, 7 मैक्सिमस इंक्लूडिंग सेंटर पॉइंट। मिनिमा चाहिए आपको? अगर मिनिमा चाहिए तो 0.25 λ/4 से स्टार्ट किया था मैंने, λ/4 से। तो अगर आपको मिनिमा काउंट करना है तो आप सेंटर से 0.25 लैम्डा आगे बढ़ते चले जाओ। सेंटर से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट 0.25 लैम्डा, अगला पॉइंट उसमें 0.5 लैम्डा ऐड करिए, फिर 0.5 लैम्डा ऐड करिए, फिर 0.5 लैम्डा ऐड करो। लेकिन अब जब 0.5 लैम्डा ऐड करेंगे तो वो S1 पे टच कर जाओगे आप, उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलना आपको। तो मिनिमा के पॉइंट अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 ऊपर हो गए। सेंटर पर हमेशा मैक्सिमा रहता है, उसके नीचे 3, यानी कि 7 मैक्सिमास 6 मिनिमास। तो जरा केयरफुली रहना यार। क्या होता है कभी कभी नंबर ऑफ मिनिमा ज्यादा है, या नंबर ऑफ मिनिमा एक ज्यादा है, मैक्सिमा कम है, और जैसे ही आपने डेटा को चेंज किया मैक्सिमा ज्यादा हो गया, मिनिमा कम हो गया। मतलब मेरे को पर्सनली यही मेथड समझ में आता है। आपको सच बताऊं, आपको अगर वो मेथड लगाना है साइन थीटा वाला, आप लगा लो, बुक्स में भी वही मिल जाएगा तुम्हें, बट मेरे को ये वाली काउंटिंग थोड़ी सी बेटर लगती है। चलिए आंसर बताइएगा फटाफट। अब ये मैं नहीं करूंगा, आप अपना आंसर बताएंगे। S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस d है, ठीक है जी, सपोज दैट ये मैंने 5.2 लैम्डा लिया है, 5.2 लैम्डा। बताएं कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा होंगे इसमें? नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा, जल्दी से काउंट करके बताएं। 5.2 लैम्डा का डिस्टेंस है S1 S2 के बीच में।
सर 11 मैक्सिमा 11 यस सर 11 मैक्स मैक्सिमा सेंटर से, देखिए सेंटर पे है, आपको ये पता है कि हाफ डिस्टेंस इसका 2.6 लैम्डा हुआ, सेंटर से 0.5 लैम्डा, अब लैम्डा नहीं लिख रहे बस 0.5 लिख रहे, फिर आप 0.5 जाओगे तो 1, फिर 0.5 1.5, फिर 0.5 2, फिर 0.5 2.5, बस। तो 1 2 3 4 5 ऊपर, सेंटर हो गया 6 और 5 नीचे, बिल्कुल सही। 11 मैक्सिमा। मिनिमा कितने हैं इसमें? 10 मिनिमम। 10 ठीक है ना, 10 मिनिमा। तो इस तरीके से आप काउंट कर लो कि कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा होंगे। आसान तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। देखिए, अगर मैं स्क्रीन को चारों तरफ प्लेस कर दूं, मतलब अगर मैं कुछ ऐसी स्क्रीन लाऊं जो S1 S2 के चारों साइड है ना, तो तब आपका आंसर बदल जाएगा। मान लीजिए एक सर्कुलर स्क्रीन है और ये आपने 11th में किया हुआ है कि अगर हमारी स्क्रीन सर्कुलर हो जाती, मान लीजिए S1 S2 के चारों तरफ अगर हम सर्कुलर स्क्रीन पुट कर दें, और अब हम कह दें कि S1 S2 इसके सेंटर पे रखे गए, यहाँ पर S1 है और यहाँ पर S2 है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कुछ 3 लैम्डा है मान लेते हैं। अब आप काउंट करो कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा होंगे। इस बार कुछ एक्सक्लूड नहीं होगा क्योंकि स्क्रीन चारों तरफ है, तो हर तरफ इंटरफेरेंस आप देख सकते हो। तो तरीका फिर वही रहेगा, आप S1 S2 के मिड पॉइंट पे चले जाओ, सबसे पहले मिडिल पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट 100% मैक्सिमा। अब उसके बाद कितने होंगे यार, यहां से अगर आप S2 की तरफ चलो तो 0.5 लैम्डा के डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे हमें? टोटल हाफ डिस्टेंस 1.5 लैम्डा है। नहीं बच्चा देखो 1.5 है ना, तो 0.5 लैम्डा के बाद एक 3 पॉइंट, 0.5 के बाद दूसरा, और तीसरा S2 से कॉन्साइड कर जाएगा। लेकिन अब की बार कॉन्साइड करने वाले को भी काउंट करना है, क्योंकि कॉन्साइड करने का मतलब वो जो मैक्सिमा है वो स्ट्रेट लाइन, उसका लोकस स्ट्रेट लाइन है। कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन का लोकस भी जाएगा तो स्क्रीन के ऊपर ही, वो भी तो स्क्रीन को कट करेगा ही। बाकी मैक्सिमा हाइपरबोला है, ये वाला मैक्सिमा हाइपरबोलिक लाइन बनेगा, तो हाइपरबोलिक लाइन और स्क्रीन का इंटरसेक्शन होगा। ये मैक्सिमा भी हाइपरबोला है, इसका भी स्क्रीन के साथ इंटरसेक्शन बनेगा। सेंटर वाला मैक्सिमा स्ट्रेट लाइन है, जो सेंटर वाला मैक्सिमा देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस बार काउंट करेंगे उसको S2 वाले को, क्योंकि चारों तरफ स्क्रीन है, इधर भी स्क्रीन हो जाएगी, इधर भी दो हाइपरबोलिक लाइंस बन जाएंगी ऐसे करके। अब आप टोटल काउंट कर ले कितने हो गए, 4 हाइपरबोलिक लाइन और 4 स्ट्रेट लाइंस, मतलब टोटल मैक्सिमा अगर हम पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने इस क्वेश्चन में, तो आंसर होगा 8 मैक्सिमा टोटल। सेंटर से 0.5 लैम्डा आगे, फिर 0.5 लैम्डा आगे, फिर 0.5 लैम्डा आगे, S2 को टच कर गए, फिर 0.5 लैम्डा लेफ्ट साइड, 0.5 लैम्डा लेफ्ट साइड, फिर 0.5 लैम्डा लेफ्ट साइड, हो गया 3 लैम्डा। मिनिमास बताएं, 6 ध्यान से करो। सेंटर से 0.25 लैम्डा आगे चलो और उसके बाद 0.5 लैम्डा चलते जाइए। पहला स्टेप 0.25 लैम्डा का, उसके बाद 0.5 लैम्डा उसमें ऐड करते चले जाओ, कितने हो जाएंगे देख लो आप। 1.5 लैम्डा तक पहुंचना है आपको। सर मैक्सिमा आई थिंक सर 7 होंगे सर। क्यों? सर वो जो स्ट्रेट लाइन बीच वाली जा रही है सर, वो तो एक ही है ना सर, वो दो थोड़ी ना है। जो एक मैक्सिमा इधर ऊपर के साइड, एक मैक्सिमा नीचे के साइड, स्क्रीन पे लाइन एक है लेकिन स्क्रीन को तो दो जगह कट कर रही है वो। ओके ओके सर। देखिए फिर से ना, आप ये सेंटर से और एंड पॉइंट आपका 1.5 लैम्डा है, तो ये बताओ ना 0.25 लैम्डा पर पहला स्टेप आया, फिर उसमें 0.5 यानी 0.75। इतना लिखना नहीं चाहिए वैसे हमको, आप लोग को वैसे ही हो जाना चाहिए यार। फिर 0.5 ऐड करेंगे 1.25। क्या और आगे बढ़ोगे इसके पॉइंट, क्या और नेक्स्ट 1.5 ऐड करें इसमें, अब मतलब 1.75 हो जाएगा वो। नहीं सर उसको नहीं करेंगे। तो अब 3 हो गए, 3 हो गए। 0.5 वाला ये सब हाइपरबोला बनेंगे, इधर भी हाइपरबोला बनेगा, 0.75 पर भी हाइपरबोला बनेगा, 1.25 पर भी हाइपरबोला बनेगा, 3। और 3 सेंटर के लेफ्ट साइड बनेंगे। और क्योंकि सर्कुलर स्क्रीन है तो सब जगह पर एक हाइपरबोला स्क्रीन को दो जगह कट करेगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, फिर ये हाइपरबोला दो जगह कट करेगा ऊपर नीचे करके। तो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट इस हाइपरबोला के ऊपर, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट हाइपरबोला के नीचे, 6 हो गए, और 6 सेंटर की लेफ्ट साइड पर हो गए।
सर ऐसे तो सर मैक्सिमम 8 से ज्यादा होंगे सर, क्योंकि हर जगह करता है। मैक्सिमम तो 12 हो जाएंगे सर। बच्चा मैक्सिमम में गलती हो गई है, हाँ सॉरी, मैक्सिमम में एक मिस्टेक हो गई है। मैक्सिमम ना 1 2 3 4 ऊपर है, 4 नीचे, 8 और 4 12 है, सॉरी 12 मैक्सिमा है। हाँ सही कह रहे हो आप, ये भी मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा, इस तरीके से काउंट हुआ, सही बात है। ये मैक्सिमा और ये मैक्सिमा, ठीक है। 12 मैक्सिमा होंगे और 12 मिनिमा होंगे इसमें। ठीक है, चलिए तो ये तरीका देख लो, आप हाइपरबोला वाला कंसेप्ट लगाइए, ज्यादा बेटर होगा काउंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, बेस्ट मेथड है। चलो एक ये बताओ, मान लो ये जेई का ओरिजिनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, डी इक्वल टू उन्होंने कहा था 1.5 लैम्डा, बताओ कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा। ये जेई का ही क्वेश्चन है। डी इक्वल टू 1.5 लैम्डा, हाउ मेनी मैक्सिमा एंड हाउ मेनी मिनिमास, मतलब कितने ब्राइट फ्रिंजेस और कितनी डार्क फ्रिंजेस। 1.5 लैम्डा पर बताएं। YDSE में स्मॉल डी 1.5 लैम्डा। सर 3 मैक्सिमा हो प्री जाएंगे। मैक्सिमम। प्री मैक्सिमम 3 मैक्सिमम, देखो ये 3 मैक्सिमम में एक तो सेंटर पे ही हो जाएगा, होगा सेंटर पे होगा एक। यस यस सर। और बाकी सेंटर के ऊपर और सेंटर के नीचे होंगी। ठीक है, तो 3 मैक्सिमा, और ऐसे ही आप 3 मिनिमा कितने आएंगे इसमें, मिनिमा नंबर ऑफ मिनिमा। सर 4। 4 मिनिमम 4 आएंगे। देखिए डी 1.5 लैम्डा है, यानी कि ये आधी डिस्टेंस 0.75 लैम्डा है। तो चेक करके नहीं सर बताओ, 2 2 मिनिमम 2 मिनिमम सर 2 मिनट। क्योंकि पहले 0.25 आगे बढ़ेंगे, फिर 0.5 ऐड करके S1 टच कर जाओगे आप, तो सिर्फ 2 मिनिमा, 3 मैक्सिमा 2 मिनिमा। नेक्स्ट ये देखो, आप आए तो समझ में चलना है, ऑब्लिक इंसिडेंस ऑफ लाइट। अब इसमें क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा, ऑब्लिक इंसिडेंस में। इसमें भी फाइंड आउट करना यही कि स्क्रीन के कौन से पॉइंट पर, स्क्रीन पर हमने कोई पॉइंट पी चूज किया और लोकेट करना है कि अगर ये पॉइंट सेंटर से थीटा एंगल ऊपर हो। अब थीटा एंगल का रीजन बता चुके हैं, थीटा एंगल से क्यों देखा जाता है इसे। अगर ये सेंटर से थीटा एंगल ऊपर कोई पॉइंट ले, तो क्राइटेरिया बताना है, मतलब कंडीशंस बतानी है, ताकि पॉइंट पी पर मैक्सिमा जनरेट हो रहा हो। कंडीशंस का मतलब कि थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए फॉर मैक्सिमा एट द पॉइंट पी। ये क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमा पॉइंट पी पर लाने के लिए थीटा कितना। और इंसिडेंट लाइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ना आकर के थोड़ी सी इंक्लाइंड वे में आ रही है, दिस इज इंसिडेंट वेव। किसी एंगल पर इंसिडेंट करा रहे हैं, और मान लें ये जो एंगल है जिस लाइन पर इसको इंसिडेंट करा रहे हैं, ये एंगल जस्ट फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ चलेंगे। ये S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है D है, उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं 1 मिलीमीटर। कैलकुलेट करना है इस बार, और कैपिटल D जो ले रहे हैं S1 S2 से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है, ये पूरा कैपिटल D, ये ले लीजिए आप यहाँ पर 1 मीटर का डिस्टेंस। लैम्डा वेवलेंथ जो यूज की जा रही है वो जस्ट फॉर एग्जांपल 500 नैनोमीटर है। अब आप बताओ थीटा के न्यूमेरिकल वैल्यू बताना, जहां पर इस पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, या फिर और इस तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब कि एक तरीके से आपसे ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होगा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एंगल थीटा की क्या वैल्यू होगी, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट मैक्सिमा जहां पर होगा उसके लिए एंगल थीटा कितना होगा। ऐसे ही पूछ सकते हैं फर्स्ट मिनिमा जहां पर होगा उसके लिए एंगल थीटा कितना होगा। क्योंकि जो ओरिजिनल YDAC एक्सपेरिमेंट था उसमें जो इंसिडेंस था ओरिजिनल YDAC के एक्सपेरिमेंट में, ये डायग्राम देखें आप, इसमें जो लाइट इंसिडेंट कराई जाती है वो पैरेलल आती है बिल्कुल इस तरीके से। मतलब इंसिडेंस लाइट जो होती है वो लाइन S1 S2 के बिल्कुल परपेंडिकुलर आती है,
इस तरीके से S1 S2 के 90 डिग्री पर इंसिडेंस कराते हैं, और अब जो इंसिडेंस है वो लाइन S1 S2 के साथ कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे, मैक्सिमम मिनिमा की लोकेशंस किस तरीके से चेंज होंगी, ये बता रहे हैं आपको। कंसेप्ट इसका देखो क्या है। कंसेप्ट जो है, अगर इंसिडेंट वेव हमारी इस तरीके से चल रही है, तो जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था जहां पर वेव फ्रंट्स के बारे में बात हुई थी, फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेव फ्रंट्स किस तरीके से डिस्कस की जाएंगी, तो ये कहा गया था कि जब भी आपके पास कोई पैरेलल बीम आएगी तो उसके परपेंडिकुलर सरफेस लें, पैरेलल बीम के परपेंडिकुलर सरफेस, और पैरेलल बीम के परपेंडिकुलर सरफेस जब भी लोगे उसको हम वेव फ्रंट का नाम देते थे, सरफेस परपेंडिकुलर टू द पैरेलल बीम। और वेव फ्रंट की जो डेफिनेशन थी वो अलग थी। ये तो वेव फ्रंट तो है, बट वेव फ्रंट की डेफिनेशन यहाँ देखो, ये कहा गया था कि अ सरफेस कंटेनिंग पॉइंट्स अफेक्टेड इन द सेम वे बाय अ वेव एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये इसका दूसरा मतलब था कि वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। और जो थ्योरी है उसमें ये कहा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ वेवलेट्स, कि वेव फ्रंट का जो पॉइंट होता है उसको आप सेकेंडरी सोर्स मान सकते हो। तो ये जो थ्योरी है हाइजेंस प्रिंसिपल वाली, इस थ्योरी को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं यहाँ पर, और इसके एप्लीकेशन से ही यहाँ पर कंसेप्ट इंप्रूव करोगे अपना। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन S1 S2 के परपेंडिकुलरली, मतलब S1 S2 के परपेंडिकुलरली एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, अ सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू S1 S2। अब स्क्रीन के ऊपर तो आपको ये लाइन दिखेगा, बट वैसे ये 3 डायमेंशन में अगर देखा जाता है तो एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, ये जो ग्रीन कलर से प्लॉट किया मैंने, जिसको आप ग्रीन कलर से प्लॉट कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। और ये ग्रीन कलर वाली कंसेप्ट जो है वो वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट ग्रीन कलर से जो लाइन दिखाई गई है, इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज WF, विच मीन्स वेव फ्रंट। डेफिनेशन के हिसाब से, हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से, इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सेकेंडरी सोर्सेस हैं, मतलब आगे की वेव इन पॉइंट से निकल के जाएगी। तो हमने क्या किया है, एक पॉइंट तो हमारा S2 हो गया, और एक पॉइंट वेव फ्रंट के दूसरे साइड पर हम S1 प्राइम मान लेते हैं, S1 डैश मान लेते हैं। एक S1 डैश पॉइंट मान लीजिए और एक S2 पॉइंट मान ले, S1 डैश पॉइंट और S2 पॉइंट। ये थ्योरी वाइज आप कह सकते हो कि S1 डैश और S2 सेकेंडरी सोर्सेस हैं। ये हम लोग का कंसेप्ट नहीं है, हाइजेंस प्रिंसिपल में कहा गया है कि वेव फ्रंट के जितने पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी सोर्सेस हैं। और उसके अलावा क्योंकि ये सेम वेव फ्रंट के ऊपर है, सेम वेव फ्रंट के ऊपर है, तो डेफिनेशन वाइज S1 डैश और S2 सेम फेज के भी पॉइंट्स हैं। ये दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। सेम फेज में ऑसिलेट करने का मतलब हुआ कि जिस टाइम पर वेव S1 से S1 डैश से एमिट होगी, एग्जैक्टली उसी टाइम पर वेव S2 से भी एमिट होगी। इसका मतलब होता है कि ये सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। S1 डैश से वेव के निकलने का टाइम और S2 से वेव के निकलने का टाइम एग्जैक्टली सिमिलर टाइम होगा, और ये दोनों वेव आगे जा करके, जो S2 से वेव जा रही है ये वेव पॉइंट P पर जाएगी जो S2 से निकल रही है, और दूसरी वेव S1 डैश से कंसिडर की जा रही है, और वो वेव आ करके पॉइंट P की तरफ आएगी, मतलब थोड़ा सा बेंड करने के बाद। तो मतलब ये हुआ कि जो आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू, पाथ डिफरेंस, तो सेकंड वाली वेव का पाथ, वेव 2 जो है उसका पाथ S2 से P तक का कंसिडर किया जाएगा, और जो पहली वाली वेव है ऊपर से जो आ रही है, इस वेव का, इसका पाथ कंसिडर करने के लिए आप S1 की बजाय इसका पाथ कंसिडर किया जाएगा S1 डैश से टिल द पॉइंट P तक का पाथ। ये पाथ होगा इसका, यानी कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू लिखी जाएगी S2P माइनस, ऊपर S1 डैश से कंसिडर करेंगे, तो S1 डैश से जब कंसिडर करेंगे तो वो टोटल पाथ S1 डैश S1 प्लस S1P, ये टोटल पाथ होगा। और ये इसलिए भी होगा कि जब इंटरफेरेंस की कंडीशंस बताई गई हैं, इंटरफेरेंस की कंडीशन जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको देखा था, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, तो उसमें भी देख लो आप, उसमें ये कहा गया था कि टू कोहेरेंट सोर्सेस विच आर इन द सेम फेज। हम लोगों ने ये कहा था कि सोर्सेस हमारे सेम फेज में थे, तो सेम फेज के सोर्सेस आपको तभी मिलेंगे, सेम फेज के सोर्सेस तभी मिल सकते हैं जब वो दोनों सेम वेव फ्रंट पर लाई करने चाहिए। और वेव फ्रंट कैसे बनाना है वो आपको बता चुके हैं। जो वेव है पैरेलल वेव, उसके परपेंडिकुलर सरफेस बनाओ, वो वेव फ्रंट है। तो इन सारे पॉइंट्स को यहां पर मिलाओ, और अब इसका पाथ डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा S2P माइनस S1P,
और माइनस S1 S1 डैश, ये पूरा पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P माइनस S1 S1 डैश। और S2P माइनस S1P तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको हम लोग पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। S2P माइनस S1P ये डिस्टेंस हमेशा कैलकुलेट की जा चुकी है, इसको ऑलरेडी आप d sin थीटा बोल चुके हो। तो ये डिस्टेंस d sin थीटा हो गया माइनस, अब आपको कैलकुलेट करना है S1 S1 डैश की वैल्यू क्या बनेगी, मतलब ये डिस्टेंस जो होगी S1 और S1 डैश, ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट हो सकती है वो लेंथ, मतलब अगर हम कोई किसी ट्रायंगल वगैरह से निकाल पाए, और S1 S2 के बीच में डिस्टेंस हमें d दे रखा है यहाँ पर सर d cos थीटा, तो d cos 30। देखो यहाँ पर, देखो ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, इसको आगे एक्सटेंड करो, ये 90 डिग्री इधर सर आप, d sin 30 बनेगा। हाँ यहाँ d sin 30 बनेगा, वो ये 30 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा। तो ये जो S1 S1 डैश आप देख रहे हो, ये बेसिकली d sin 30 होगा, तो माइनस d/2 बना वो d sin 30, cos 30 नहीं होगा वो। अभी d की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे इसमें, अभी फिलहाल के लिए तो ना रखो। अब सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होता है, अगर आपसे पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या कोई भी मैक्सिमा निकालना हो, तो सेंट्रल मैक्सिमा बेसिकली कौन से मैक्सिमा को कहा जाता है ना। अब इसमें भी कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, सेंट्रल का कुछ लोग मतलब निकाल लेते हैं जो सेंटर पे है। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ये नहीं कि जो सेंटर पे है, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब होता है वो मैक्सिमा जो जीरो पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंगली बनता हो, ऐसा मैक्सिमा जिसके लिए पाथ डिफरेंस 0 हो। तो हमको सर ये तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जो प्लेन है सर, उसके जो हम लोगों ने सरफेस बनाया वेव फ्रंट सर, उसके परपेंडिकुलर। नहीं वो देखो, फिर मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो एक एग्जांपल है बच्चे, पैरेलल वाला आप बना रहे हो, ये जस्ट एक एग्जांपल है। मैं अब हम लोग YDAC के अंदर मॉडिफिकेशंस करने स्टार्ट कर दें, है ना। अब ये यहाँ से एनालिटिकल स्किल चेक हो रही है हमारी, तो वो करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप सर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का बनेगा। हाँ मतलब सीधा ठीक है, 60 नहीं आएगा, एक बार चेक करो, आप सिर्फ ये बात समझो, सॉरी सर 30 डिग्री। 30 आएगा, 30 आएगा। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ये नहीं जो सेंटर पे है, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब बेसिकली वो मैक्सिमा जहां पर दोनों तरफ की वेव सेम पाथ कवर करके आती हो, मतलब पाथ डिफरेंस जहां 0 होता हो। तो अब इस पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया जा चुका है, इस पाथ डिफरेंस को हम 0 कर देते हैं, तो डेल्टा एक्स को जब 0 करेंगे तो उससे अब देख लेते हैं क्या रिजल्ट बनेगा। तो क्लियर है कि पाथ डिफरेंस जब 0 करेंगे, यानी कि ये d sin थीटा माइनस d/2 को 0 करना है। इसको 0 करने का मतलब बेसिकली कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बनेगी, यानी कि 30 डिग्री एंगल यहाँ से, ये जो थीटा है जब ये 30 डिग्री एंगल होगा, तो वहां पर आप कहोगे सेंट्रल मैक्सिमा, जिसका फिजिकल मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर ऊपर वाली स्लिट से जो वेव आएगी और नीचे वाले स्लिट से जो वेव आएगी, वो सेम टाइम पर पहुंच जाएंगी। उस पॉइंट पर वेव फ्रॉम अपर स्लिट एंड वेव फ्रॉम लोअर स्लिट साइमल्टेनियसली अराइव कर जाएंगे, 0 पाथ डिफरेंस, 0 फेज डिफरेंस, और इंटेंसिटी वहां पर मैक्सिमम हो जाएगी। अब उसकी लोकेशन बतानी है, सेंट्रल मैक्सिमा का थीटा बताना था, अब इसके बाद आपको वाई भी बताना है उसमें, वाई कि वो सेंट्रल मैक्सिमा स्क्रीन के सेंटर से कितना ऊपर होगा, मतलब स्क्रीन के सेंटर से ये कितनी हाइट पे होगा। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि वाई ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, तो नॉर्मली पीछे के YDAC एक्सपेरिमेंट में हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे थे कि जहां जहां साइन थीटा आते थे वहां tan थीटा मान लेते थे। YDAC में जब आपको मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन फाइंड कर रही थी, नॉर्मल YDAC के एक्सपेरिमेंट में, जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइट आती थी, जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइट थी वहां पर जब मैक्सिमा मिनिमा आप कैलकुलेट करते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते थे, साइन थीटा बराबर tan थीटा। और उसके पीछे जस्टिफिकेशन ये दिया गया था कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर में आ रही है, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है साइन थीटा की। और मैंने इस समय भी कहा था कि इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ये अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करता है, और ये जो अभी आप कर रहे हो इसके अंदर ही ये वो बात हो रही है। सेंट्रल मैक्सिमा 30 डिग्री के एंगल पर मिल रहा है आपको। क्या 30 डिग्री इतना स्मॉल एंगल है जहां पर आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर पाओ कि साइन थीटा को रिप्लेस करके tan थीटा कर दें? मतलब यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला जो पीछे डिराइव किया गया था कि n/d लैम्डा ओवर स्मॉल d, इस टाइप का फॉर्मूला काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला उस अप्रोक्सीमेशन पे था जब साइन थीटा को tan थीटा माना था, वो अप्रोक्सीमेशन ही काम नहीं करेगी। अब 30 डिग्री बहुत बड़ा एंगल है, तो आपको इसमें प्रॉपर ज्योमेट्री फॉलो करनी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप y निकालने के लिए tan 30 यूज करें, tan थीटा यानी कि tan 30, और tan 30 डिग्री सिंपली ऊपर y हो जाएगा, नीचे कैपिटल D, दैट मीन्स कि y इक्वल्स टू कैपिटल D इंटू tan 30, और कैपिटल D 1 मीटर है, और tan 30 की वैल्यू पता है, तो इट इज 1/√3 मीटर, मतलब सेंटर से इतने मीटर ऊपर जाकर के सेंट्रल मैक्सिमा आएगा।
फर्स्ट मैक्सिमा पूछें अगर कि फर्स्ट मैक्सिमा कहां पे होता है, तो फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब वो मैक्सिमा जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर हो। बेसिकली मैक्सिमा के लिए आप एन लैम्डा कहते हो ना, डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा। तो n इक्वल टू 0 को आप कह देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, n इक्वल टू 1 लीजिए फर्स्ट मैक्सिमा, n इक्वल टू 2 ले लो सेकंड मैक्सिमा, इस तरीके से। तो अगर हमें फर्स्ट मैक्सिमा फाइंड करना है कि फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर मिलेगा, उसका एंगल थीटा कितना होगा, तो फर्स्ट मैक्सिमा फाइंड आउट करने के 5 लिए into 10 to the power minus 6. एक मिनट बस एक मिनट बताएं। ये जो पाथ डिफरेंस हम देख रहे हैं ना, पहली बात इसके बारे में सुनो। फर्स्ट मैक्सिमा निकालने के लिए अब इस पाथ डिफरेंस को लैम्डा के बराबर करेंगे, मतलब d sin थीटा माइनस d/2 को लैम्डा करते हैं। तो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा d sin थीटा माइनस d/2 ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू है, ये हमारा पाथ डिफरेंस हो गया। फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब हो गया पाथ डिफरेंस प्लस माइनस लैम्डा, दोनों हो सकता है, प्लस माइनस लैम्डा। प्लस माइनस लैम्डा इस बेसिस पर लेते हो कि स्क्रीन के ऊपर की तरफ जाओगे तो S2 वाले का पाथ ज्यादा होगा, S1 वाले का पाथ कम हो जाएगा, और स्क्रीन के नीचे की तरफ जाओगे तो S2 वाले की वेव कम डिस्टेंस कवर करेगी, S1 वाले की वेव ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगी। तो एक्चुअली दोनों तरफ फर्स्ट मैक्सिमा होते हैं, इसलिए प्लस माइनस का लेते रूल। अब आप इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसमें, थोड़ा प्रॉब्लम ये आएगा, इसको आगे अगर प्रोसीड करते हो तो प्रॉब्लम आएगा इसमें। तो बहुत छोटा नंबर है लैम्डा जी, क्योंकि जो साइन थीटा आएगा वो प्लस माइनस लैम्डा अपॉन डी और प्लस हाफ आएगा, इस तरीके से आ रहा साइन थीटा की वैल्यू। अब साइन थीटा की वैल्यू जो बन रही है वो इक्वल टू, तो अब इसको आगे प्रोसीड कैसे करना है ये देखो आप, ये हाफ प्लस माइनस और लैम्डा बाई डी जो आ रहा है, लैम्डा 500 नैनोमीटर था, तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 नैनोमीटर के हिसाब से, और स्मॉल डी मिलीमीटर में है, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। कितना फर्क पड़ जाएगा इसमें बताइएगा। सर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे लैम्डा बाई डी के टर्म में। लेकिन अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो थीटा फिर 30 डिग्री आ जाएगा। तो यस सर, फिर से वही आ जाएगा। तो 30 डिग्री पे ही सेंट्रल मैक्सिमा और 30 डिग्री पे ही फर्स्ट मैक्सिमा, अजीब बात हो गई। ये तो होगा नहीं ना, 30 डिग्री पे ही फर्स्ट मैक्सिमा हो और 30 डिग्री पे ही सेंट्रल मैक्सिमा भी है, तो ये भी गलत बात है। मतलब थीटा नेग्लेक्ट होगा, लेकिन फिर कैसे। तो देखिए इसमें ना ये देखो, ये 100% श्योर हो आप कि देखो अगर आपसे मैं ये कहूँ ना कि साइन 30 डिग्री और प्लस डेल्टा, जिसमें डेल्टा टेंडिंग टू 0 है, डेल्टा की वैल्यू टेंडिंग टू 0, तो उसको एक्सपेंड करके आप क्या लिखोगे, साइन 30, मतलब 30 डिग्री से तो कुछ ज्यादा आंसर आएगा 100%। आप देखिए दो आंसर्स आएंगे एक्चुअली, एक आंसर 30 डिग्री से ज्यादा होगा और एक आंसर हमारा 30 डिग्री से कुछ कम होगा। मानते हैं इसको क्योंकि ये अगर हाफ और प्लस माइनस है ना, Yes, sir. हाफ, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री से थोड़ी सी ज्यादा होगी और थोड़ी सी कम होगी। तो मैं इसी अप्रोक्सीमेशन को यहाँ पे लगा देता हूँ। मुझे ये पता है कि थीटा 30 डिग्री से थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको डेल्टा मान लेता हूँ। तो दिस इज 1/2 एंड प्लस माइनस वो वैल्यू जो है 500 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय जो भी 10 रेज़ टू द पावर -3 आ रहा है। लेकिन अब और इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करेंगे साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले से, तो साइन 30 इंटू कॉस डेल्टा प्लस माइनस कर दीजिए, दोनों होगा प्लस माइनस, और प्लस माइनस कॉस 30 इंटू साइन ऑफ डेल्टा इक्वल टू दिस इज हाफ प्लस माइनस ये वैल्यू 500 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 ओवर 10 रेज़ टू द पावर -3। और जब डेल्टा की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी तो आप लिमिट्स का कंसेप्ट लगाओगे, डेल्टा टेंडिंग टू 0। ये जो कॉस ऑफ डेल्टा का टर्म देख रहे हो आप, इसकी लिमिटिंग वैल्यू व्हेन डेल्टा टेंडिंग टू 0 1, और साइन ऑफ डेल्टा की लिमिटिंग वैल्यू जब डेल्टा की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है तो ये सिर्फ डेल्टा बन जाएगा, ओनली डेल्टा। लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1, लिमिट कॉस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू मतलब 0 हो जाती है जब डेल्टा को टेंडिंग टू 0 कर देते हो आप। तो ये फर्स्ट टर्म आपका हाफ हो जाएगा, और ये पहला वाला टर्म जो हाफ बनेगा लिमिटिंग केस में, और ये टर्म हाफ, इनको कैंसिल आउट कर देंगे। और इससे हम डेल्टा की एक वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो एंगल डेल्टा होगा वो ये भी प्लस माइनस है और ये भी प्लस माइनस है, तो उसको हटा सकते हैं। ये बेसिकली 1000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9, वो जीरो वगैरह सब कैंसिल हो जाएंगे अभी, -3 और नीचे यहाँ पर √3, इतने रेडियंस, ये रेडियंस में आंसर आएगा, लेकिन पहले बता दें आपको
तो अब ये देख लो, मतलब कि 30 डिग्री में इतने रेडियन प्लस करेंगे तो फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, और 30 डिग्री में इतना रेडियन लेस कर देंगे तो आपका फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। दोनों तरफ होगा एक्चुअल में, बट 30 डिग्री नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो 100% गलत है। सर वो -30 डिग्री। कौन सर सा मतलब सर जो सर जैसे हम लोग ने कहा कि 30 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होगा तो फर्स्ट मैक्सिमम होगा, और सर नीचे जब जाएंगे तो सर फिर वो -30 डिग्री नहीं हो जाएगा? नहीं माइनस, देखो सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह पे होता है। नहीं सर, फर्स्ट, मेरा मतलब था जो फर्स्ट मैक्सिमम है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पर करके दिखा रहे हैं आपको, स्क्रीन पे यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करने दो हमको, फिर बता रहे हैं। इसको थोड़ा सा सर यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा बहुत पास पास होंगे क्या? हाँ देखिए होगा ये कि जब आप सेंटर से 30 डिग्री एंगल पर चलोगे, सेंटर से 30 डिग्री एंगल पर, इधर से मतलब ये एंगल आप ले 30 डिग्री, तो वहां पर तो आप कह दीजिए कि 30 डिग्री के एंगल पर हम कह देंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा है। लेकिन इसके बाद जो फर्स्ट मैक्सिमा आप कहोगे ना, वो 30 डिग्री से कितना ऊपर होगा। सेंट्रल मैक्सिमा यूनिक पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट होगा, कभी कोई जीरो तो एक ही होता है, जीरो का प्लस माइनस तो होता नहीं कुछ। तो ये हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्दर, आपको सेंट्रल मैक्सिमा से फर्दर क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एंगल ऊपर जाना पड़ेगा और उससे डेल्टा एंगल नीचे आना पड़ेगा। ये आपसे मैं कह रहा हूँ कि जहां कि 30 प्लस डेल्टा और 30 माइनस डेल्टा है, ये दो पॉइंट हमारे फर्स्ट मैक्सिमा के पॉइंट होंगे। नॉर्मल वाईडीएसी में सेंट्रल मैक्सिमा स्क्रीन के सेंटर पे आता है। नॉर्मल वाईडीएसी में जब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे आती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रे, तो सेंट्रल मैक्सिमा स्क्रीन के सेंटर पॉइंट पर बोलते हैं। 30 डिग्री के एंगल पर जा रहे हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा इतना ऊपर पहुंच चुका है कि अब उसके अगल बगल में फर्स्ट मैक्सिमाज मिलेंगे, बड़े कम एंगल पर, बहुत ही कम एंगल पर। क्लियर हुआ आपका पॉइंट? यस सर। तो ठीक, और इसकी मैथमेटिकल वर्किंग को ध्यान देना है, मैथमेटिकल वर्किंग, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि ज्यादातर लोगों ने यही आंसर दे रखा है, लेकिन वो 100, उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आंसर वैसे ही गलत है। मतलब इसको नेग्लेक्ट अगर यहीं पर कर दोगे ना आप, ये मैथमेटिकल तरीका है, अगर यहीं पर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो आंसर फिर 30 डिग्री हो गया। तो ये तो थियोरेटिकली ही गलत है। इस एजम्पशन के हिसाब से फिर तो सारे मैक्सिमा 30 डिग्री पर है, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, सब 30 डिग्री पर बन जाएंगे। तो ये तो वैसे ही सोच लिया जाए कि गलत आंसर है भाई। तो इसको आगे प्रोसीड करने का तरीका आपका ये वाला रहेगा, इसके थ्रू आप निकाल लो कितना एंगल होगा। हालांकि ये एंगल भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहा कोई, मतलब ये भी बहुत छोटा ही एंगल आ रहा है, बट रेडियंस में आ रहा है, इसको डिग्री में चाहे तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, वो आंसर बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस का कंसेप्ट है, लेकिन इसको अभी, और इंटरफेरेंस ऑन सर्कुलर स्क्रीन, इसको बाद में। ये एक पॉइंट है, इसको देखो। जी निखिल, नेगेटिव आ तो गया उसमें, 30 माइनस कर चुके हैं। इसमें वापस हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं। डे 1 से कहा जा रहा है कि वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट के लिए, वाईडीएसी को आप फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, अनलेस इसको ध्यान से समझाना हो, तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले से नहीं हो सकता ये। तो ये हमने माना कि इस तरीके से पैरेलल बीम आई, और इसमें स्लिट 1 के सामने, स्लिट 1 के एग्जैक्टली सामने हमने क्या किया, एक कोई मटेरियल है, मतलब ग्लास की फिल्म है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये मैं मानता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडामेंटल आपको पता होगा, इतना पढ़ करके आए हो सब लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और टी इसकी थिकनेस है। टी थिकनेस का कोई ग्लास फिल्म है, ग्लास प्लेट मान लीजिए। हाँ जी युवराज, ठीक है, 30.04 डिग्री और 29.96 डिग्री, सही, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, एक स्लिट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है इस पे। मतलब आप कभी भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो हर ऑल्टरनेट ईयर पे ये वाला आर्टिकल आता है कि एक स्लिट के सामने ग्लास प्लेट डाल दी, तो इसका क्या असर पड़ेगा अगर एक स्लिट के सामने ग्लास प्लेट डाल दे और बाकी पूरा स्पेस अभी वैक्यूम है, रेस्ट ऑल स्पेस अभी आप वैक्यूम मान लीजिए, पूरा पूरा वैक्यूम है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा अगर आपका सारा स्पेस का वैक्यूम है और थोड़ा सा स्पेस, मतलब टी थिकनेस का स्पेस जो है वो
वो एक ग्लास मीडियम है, अलग सा मीडियम आ चुका है। सर मीडियम आइसोट्रोपिक नहीं रहेगा। आइसोट्रोपिक नहीं रहा। अब बताओ, ठीक है, स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी S1 की। स्पीड सर कम लाइट होगी बेंड हो जाएगी। जी तो एंगल में हो जाए। जी। तो देखो अब यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस समझो। कंसेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस जो कल भी डिस्कस हुआ था वो समझिएगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि फॉर वेव, दो वेव होंगी, वेव्स रीचिंग एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, रीचिंग एट कैपिटल सी विच इज द सेंटर ऑफ स्क्रीन। यहां पर सेंटर ऑफ स्क्रीन की बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट पर। आप बताओ क्या दोनों वेव साइमल्टेनियस पहुंच जाएंगी? S1 से जो वेव आनी है, नो सर। जो वेव S2 से आनी है, वो थ्रू आउट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। S1 वाली वेव पूरा वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, मतलब इस वेव की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम के हिसाब से स्मॉल सी है। S1 से जो वेव आएगी, जो वेव S1 से आएगी, वो वेव बीच में कुछ डिस्टेंस के लिए स्लो हो जाएगी मीडियम के अंदर। मतलब उस वेव की स्पीड यहां पर तो c के बराबर होगी जब वैक्यूम में चल रहा होगा, लेकिन जब वो मीडियम के अंदर चल रहा होगा, ग्लास के अंदर चल रहा होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं कि रिड्यूस कर जाती है। और इसका एक फॉर्मूला भी हुआ करता है कि स्पीड ऑफ लाइट अगर आप किसी मीडियम में निकालना चाहते हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस डिवाइड करना पड़ता है उसको बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से। मतलब S1 की वेव कुछ देर के लिए स्लो हो चुकी है थोड़ा सा, और S2 की वेव एक तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रही है। अब आप बताओ कौन सी वेव डिले हो जाएगी, मतलब कौन सी वेव पॉइंट C पर लेट पहुंचेगी? तो S1 S1 वाली। S1 वाली। तो कौन S1, तो कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। लीड कर रहा है। जो पहले पहुंच गया वो लीड कर रहा है, S2 पहले पहुंच जाएगा। एक बार S2 लगातार स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम पे चल रहा है, S1 थोड़ी देर के लिए स्लो हो गया, थोड़ी देर के लिए S1 स्लो हो गया है, तो आप ये कह देंगे S2 लीड कर रहा है, S2। तो अब आप बताओ कि दोनों के पहुंचने में टाइम डिफरेंस कितना होगा, मतलब किसने ज्यादा ऑसिलेशंस किए होंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ता, मीडियम बदलने के बावजूद भी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में सेम फर्क नहीं आएगा। तो कौन बराबर ऑसिलेशन कर रहे होंगे? बराबर ऑसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि टाइम अलग अलग है, टोटल टाइम में डिफरेंस है, लेकिन टाइम पर ऑसिलेशन सेम है। तो S1 ज्यादा ऑसिलेशन करेगा क्योंकि लैग कर रहा है। टाइम पर ऑसिलेशन, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हो ना यार, टाइम पर ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, जो कि 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी है। ये तो सेम रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी चाहे आप वैक्यूम में मेजर करो, चाहे आप ग्लास में मेजर करो, लाइट की फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मीडियम बदलने पर फ्रीक्वेंसी वैसे ही नहीं बदलती। तो अगर इसका मतलब S1 का ट्रेवल टाइम ज्यादा है और S2 का ट्रेवल टाइम कम है, तो S1 जितना एक्स्ट्रा ट्रेवल टाइम ले रहा है उसमें वो एक्स्ट्रा ऑसिलेशंस भी करेगा। तो अगर कोई पूछे कि यार एक्स्ट्रा ऑसिलेशंस कितने हुए, मतलब एक्स्ट्रा ऑसिलेशंस बाय S1 कितना हुआ? 2 पाई इंटू x बाई वी म्यू -1। हाँ, तो आपको हम टाइम डिफरेंस देख लो, आप टाइम डिफरेंस कैसे निकालोगे, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? सर म्यू x अपॉन वी S1 का हो गया और टाइम, और x बाई वी S2 का हो जाएगा सर। सर क्योंकि इसमें डिफरेंस डिस्टेंस में नहीं होगा सर, स्पीड में हो जाएगा, तो वो निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कहां पर आया? वो ग्लास वाले पोर्शन में ही तो आया ना। आप इमेजिन Yes, करो sir. कि जो टी थिकनेस ऊपर ग्लास का है वही टी थिकनेस नीचे वैक्यूम का है, तो जो भी डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो इस टी थिकनेस की वजह से हो रहा है। इस टी थिकनेस को कवर करने में S1 की वेव जो टाइम लेगी और उतने ही टी डिस्टेंस को कवर करने में S2 की वेव जो टाइम लेगी, दोनों में फर्क है। तो टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो टाइम डिफरेंस बता दे रहा हूं आपको। S1 से सेंटर तक जाने का टाइम कितना होगा? देखिए S1 से सेंटर तक जाने का टाइम देखना, S1C उसमें से T माइनस कर देते हैं, तो इतना डिस्टेंस आप वैक्यूम में कवर कर रहे हो। S1C में से आप थिकनेस T को लेस कर दो, तो बाकी का डिस्टेंस तो हमने वैक्यूम में स्मॉल सी स्पीड से कवर किया है, तो डिस्टेंस बाय स्मॉल सी, ये हो गया टाइम। और बीच का जो T डिस्टेंस था, बीच का T पोर्शन, वो उस समय हमारी स्पीड कुछ अलग थी, तो उस समय हमारी स्पीड C डिवाइडेड बाय म्यू थी।
तो डिस्टेंस बाय स्पीड से ये S1 का टाइम आ चुका है। S1 का टोटल टाइम फ्रॉम S1 टू द सेंटर, टाइम टेकन बाय S1 माइनस टाइम टेकन बाय S2 फ्रॉम S2 टू द सेंटर पॉइंट विल बी S2c डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम स्मॉल c। ये बात समझ में आ गई आपको? टाइम का कैलकुलेशन, सिंपल काइनेमेटिक्स, डिस्टेंस Yes, sir. अपॉन स्पीड। यस सर। तो ये हमारा डिफरेंस, मतलब ये टाइम डिफरेंस है, ये ऑसिलेशन डिफरेंस नहीं है। इतना टाइम डिफरेंस लग रहा है दोनों को आपस में पहुंचने में, मतलब एक तरीके से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इतना टाइम आगे पीछे पहुंचेंगे। तो इतने टाइम में S1 की वेव कितने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा कर ले जाएगी, तो वो आप निकाल सकते हो। मोर 2 पाई से इंटू कर दे। 2 पाई से नहीं, सर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी तो 2 पाई तो होती है। तो Sir, F से multiply। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, या टाइम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन आएंगे। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि 1 अपॉन टाइम पीरियड, अच्छा 1/2 पाई, ओके सर। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करिए, ये आपके एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आए। और एक ऑसिलेशन का मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस, एक ऑसिलेशन मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस कह सकते हो। तो यहां से आप कह सकते हो कि फेज डिफरेंस एट सेंटर, फेज डिफरेंस एट द सेंटर पॉइंट विल बिकम, ये जो पूरा आंसर आपका बन रहा है ना, अब इस आंसर को एक बार सिंप्लीफाई भी करते हैं। देखो क्या होगा, S1c डिवाइडेड बाय स्मॉल c और S2c डिवाइडेड बाय स्मॉल c कैंसिल आउट कर जाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकली S1c और S2c बराबर हैं। तो ये जो S1c डिवाइडेड बाय स्मॉल c, ये फैक्टर जो देख रहे हो, और यहाँ से S2c डिवाइडेड बाय स्मॉल c, ये तो कैंसिल कर जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पर बचेगा माइनस t डिवाइडेड बाय स्मॉल c और प्लस t डिवाइडेड बाय c बाय म्यू। मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बचेगा वो म्यू t डिवाइडेड बाय c माइनस t डिवाइडेड बाय c होगा। इतना ही बचेगा आपके पास इनटू फ्रीक्वेंसी। समझ में आया आपको चीज? यस सर। इनटू 2 पाई कर दीजिए, क्योंकि एक ऑसिलेशन का मतलब 2 पाई का फेज होता है। ये यही तरीका है, आप किसी भी न्यूमेरिकल में फेज डिफरेंस निकाल सकते हो बाय जस्ट फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कैलकुलेट कर दीजिए, और वो कैसे कैलकुलेट होगा, डिफरेंस इन द अराइवल टाइम निकाल दो कि दोनों वेव को इंटरफेरेंस वाले पॉइंट तक पहुंचने में कितना कितना टाइम लग रहा है। डिफरेंस इन टाइम निकाल लीजिए, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का डिफरेंस आ गया, और उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया फेज डिफरेंस। और फिर यहाँ पर थोड़ी सी वेव के कुछ बेसिक फॉर्मूले लगाओगे कि फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड क्या होता है यार। अगर आप बात करें ना स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, तो एफ लैम्डा होगा, ये एफ लैम्डा, एफ लैम्डा। तो ये जो आप एफ डिवाइडेड बाय सी देख रहे हो, एफ डिवाइडेड बाय सी, इसको क्या लिखेंगे, एफ बाय सी को यहाँ से सर 1/λ। 1/λ। इसका मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू, ये फेज डिफरेंस सेंटर की बात कर रहा हूँ और कहीं की नहीं, सेंटर का फेज डिफरेंस निकाल रहे हो, और ये 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय, मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एफ बाय सी, टी कॉमन ले लीजिए, और ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये आ गया पूरा। इतना फेज डिफरेंस सेंटर पे आ चुका है, सेंटर वाले पॉइंट पर फेज डिफरेंस। ऑब्वियसली ये जीरो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि ये वैल्यू जीरो नहीं है, फेज डिफरेंस की वैल्यू जीरो नहीं है। अच्छा, अगर ये ग्लास प्लेट ना होती तो क्या होता, मान लीजिए अगर ये ग्लास प्लेट ना होती तो इसका क्या फर्क पड़ता? सर म्यू की वैल्यू 1 हो जाती। तो कितना फेज डिफरेंस आता सेंटर पर अगर तो ग्लास? फेज डिफरेंस होता ही सर फेज Yes, डिफरेंस sir, phase होता ही difference नहीं होता है। सर। जी, तो इसका मतलब ग्लास प्लेट डालने से क्या फर्क दिख रहा है आपको? क्या पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंसेस पे जो पहले वाले फेज डिफरेंस थे वो फेज डिफरेंसेस बदल नहीं गए? कि जहां पहले Yes. जहां पहले जीरो फेज डिफरेंस Yes. बनना चाहिए Yes. था, अब वहां Yes, कुछ और फेज डिफरेंस बनने लगा। और जब फेज डिफरेंस बदल जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर अब मैक्सिमम इंटेंसिटी ना आ रही हो भाई, जब Yes, फेज sir. बदल गया, आपका फेज डिफरेंस चेंज हो गया, तो हो सर सकता है। हाँ बताइए। सर ऐसा तो कोई पॉइंट होएगा नहीं जहाँ पर म्यू 0 हो नहीं म्यू और जीरो म्यू नहीं, 1 हो। नहीं देखो, तो म्यू जीरो नहीं होगा। अच्छा मैं ये, अच्छा सेंटर का समझ में आया ना, अभी मैं एक और चीज समझाता हूँ आपको। देखो ये तो मैंने सेंटर का समझाया, अभी आपको ना इस पॉइंट को समझिएगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पहले ना अच्छी तरीके से, और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपको लगे कि हमको छोट को आसान तरीका बता दो, हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो भाई आप करें,
उसका कोई तरीका है ही नहीं। आप करते रहिए, लेकिन गारंटी बोल रहा हूँ आप फिर फंस जाओगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सेंटर एक काम करते हैं ना, सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पर चलो जरा। अगर हम सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पर पाथ डिफरेंस निकालें तो मान लो S1 S2 पे लाइट भेजी, अब अभी हमने सेंटर पे निकाला है, अब सेंटर के अलावा किसी जनरल पॉइंट पर निकालते हैं, देखो तो एट जनरल पॉइंट क्या होगा। तो मान लो कोई पॉइंट पी हमने स्क्रीन के ऊपर चूज किया, ठीक है, कोई पॉइंट पी लिया हमने जो स्क्रीन के सेंटर से वाई डिस्टेंस ऊपर है, तो वहां पर क्या रिजल्ट बनेगा, तो वहां पर S1 से कोई वेव जाएगी और S2 से कोई वेव जाएगी। तो मैं उसको वेव के ही फॉर्म में दिखा देता हूँ, ज्यादा अच्छा बेटर होगा। आप इसको वेव के फॉर्म में दिखाए, एक वेव यहाँ से आएगी और एक वेव यहाँ से जाएगी। ये वाली वेव की स्पीड स्मॉल c के बराबर रहेगी, ऊपर वाले वेव की स्पीड सिंपली वैसे ही c के बराबर, लेकिन ग्लास के अंदर c बाई म्यू के बराबर। यही इसका फंडामेंटल कंसेप्ट यही है। अब बता दो टाइम डिफरेंस कितना हुआ, डेल्टा टी निकालते हैं पहले टाइम डिफरेंस। तो S2 वाली वेव जो टाइम लेगी, टाइम टेकन फ्रॉम द वेव ऑफ S2 का टाइम, तो वो हो जाएगा S2p डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। ये S2 वाली वेव का टाइम हो गया, माइनस जो S1 वाली वेव है उसका टाइम निकालो। तो S1 वाली वेव कितना डिस्टेंस स्मॉल c की स्पीड से कवर कर रहा है वो, मतलब S1 S1p minus t। S1p माइनस टी, तो ये डिस्टेंस के लिए तो आप स्मॉल c से डिवाइड करोगे, और जो t डिस्टेंस है उसको डिवाइड करोगे c बाई म्यू से। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है। और टाइम डिफरेंस, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, इस बार S2p माइनस S1p कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब ये जो फैक्टर देख रहे हो ना S2p माइनस S1p डिवाइडेड बाय स्मॉल c, ये एक फैक्टर, और उसके अलावा का फैक्टर क्या बनेगा, प्लस t बाई सी और माइनस म्यू t बाय सी, ये फैक्टर बनेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं ना, S2p माइनस S1p तो कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको तो हम डायरेक्ट लग सकते हैं। अगर ये पॉइंट p थीटा एंगल पर जा रहा है इधर से, यहाँ से डी साइन थीटा, हाँ, तो इसको तो रिप्लेस करके d साइन थीटा कर दीजिए। तो ये d साइन थीटा प्लस t माइनस म्यू टी होल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, और इसको हम फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आ जाएंगे, और 2 पाई से जब मल्टीप्लाई कर देंगे और तो ये फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये स्टेप देखो समझ में आ रहा है कि फेज डिफरेंस आप कैलकुलेट करने लायक हुए या नहीं हुए अभी। टाइम डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, फेज डिफरेंस, ठीक है। ये जनरलाइज पॉइंट हो गया सर। सर जैसे रिफ्रैक्शन में होता है कि जहाँ से लाइट एंटर करती है वहां से मतलब उसी लाइट मतलब उसी रे में नहीं निकलती है, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सर ये जैसे हाँ, देखो बता रहे हैं, ये एक आपने शायद ध्यान नहीं दिया, हमने इसको थिन बोला है, थिन फिल्म, आपने पीछे पढ़ा नहीं, थिन बहुत पतला है, मतलब ये वो चीज होगी, ग्लास स्लैब में लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, जब ग्लास स्लैब से लाइट जाती है तो वो थोड़ा सा डेविएट अपने रास्ते से भटक करके डेविएट हो जाती है, लेकिन हमने थिन माना है। मतलब प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे तो थिकनेस ऑफ फिल्म माइक्रोमीटर्स की होती है, माइक्रोमीटर की फिल्म थिकनेस होती है, तो माइक्रोमीटर की फिल्म ना डेविएट नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। फिल्म का मतलब जानते हो, घर में जो पॉलीथीन नहीं आती है, आप कभी उस पॉलीथीन की थिकनेस के बारे में न्यूज पढ़ना, वो कितनी वो माइक्रोमीटर्स में होती है या किस में होती है। माइक्रोमीटर की फिल्म पतली, बहुत पतली पन्नी होती है वो, तो उसमें रिफ्रैक्शन वाला लॉजिक हम अवॉइड कर सकते हैं। एनीवे एफ बाई सी को लैम्डा रखोगे, एफ बाई सी बराबर लैम्डा, और इसके आगे ये जो बनेगा वो बनेगा डी साइन थीटा प्लस 1 माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाय टी। अच्छा ये लैम्डा कौन से मीडियम का होगा, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है ना लाइट की वो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो ये लैम्डा कहाँ का ले रहे हैं आप, उस ग्लास वाला वेवलेंथ या फिर वैक्यूम वाला वेवलेंथ, क्योंकि एफ बाई सी है, हाँ एफ बाई सी है, तो क्योंकि स्पीड वैक्यूम की है यहाँ पर, तो जो ये 1 लैम्डा होगा, लैम्डा भी आपका वैक्यूम के लिए होना चाहिए। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको ग्लास का वेवलेंथ देते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि किसी मीडियम के अंदर अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ इन अ मीडियम, तो रिजल्ट है उसका वेवलेंथ वैक्यूम का निकाल लो और डिवाइड कर दो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। तो कई बार न्यूमेरिकल में आपको जानबूझ करके गलत करवाने के लिए, आपका आंसर गलत करने के लिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में लैम्डा जो प्रोवाइड होता है वो ग्लास का प्रोवाइड होता है,
और आप एक फ्लो में रहते हो, एग्जाम के फ्लो में, तो यहाँ पर ध्यान दिया नहीं कि कौन सा लैम्डा हमने रख दिया, सब कुछ सही करने के बाद भी आपका आंसर गलत। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये लैम्डा वैक्यूम का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन में अगर किसी और मीडियम का वेवलेंथ दिया गया है तो पहले उसको इस फॉर्मूले से वैक्यूम के वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आगे फिर। अच्छा चलो, ये फेज डिफरेंस आ गया, चलिए ये फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब आप बताओ ना, हम लोगों ने एक रिलेशन ये भी तो पढ़ा था यार कि फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस होता है। यानी कि ये जो d sin थीटा प्लस 1 माइनस म्यू इनटू t देख रहे हो, क्या इसको पाथ डिफरेंस कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हुआ? कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हुआ। इसे इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कह लीजिए इसको। मैं इसको इफेक्टिव पाथ डिफरेंस क्यों कह रहा हूं ना, मैं इसको इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इसलिए कह रहा हूं कि ज्योमेट्री वाला पाथ डिफरेंस अलग आएगा। ज्योमेट्री के हिसाब से मतलब अगर आप स्केल से नापोगे तो स्केल से मेजर करोगे तो S1 से P तक का डिस्टेंस और S2 से P तक का डिस्टेंस, मतलब ज्योमेट्री वाइज, सुनना आप यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस अगर मैं पूछूं, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस का मतलब आप ऑप्टिकल फिनोमिना को हटा दो और सिर्फ मेजर करो, तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस ये होगा S2P माइनस S1P सिंपली। ये आपका d sin थीटा है, ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कहलाता है आपका। लेकिन जो बाकी आप निकाल रहे हो d sin थीटा प्लस 1 माइनस म्यू इंटू टी, d sin थीटा प्लस 1 माइनस म्यू इंटू टी, ये बेसिकली आपके लिए कहलाता है इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, या इसको और प्रिसाइजली बात करोगे तो इसको हम फिजिक्स में नाम देंगे अब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो दो तरीके के पाथ डिफरेंस है। ज्योमेट्री का मतलब सिंपली 10 मीटर की डिस्टेंस और 12 मीटर की डिस्टेंस है, उनको माइनस कर दीजिए। और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अलग है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नंबर ऑफ ऑसिलेशन से कैलकुलेट होता है कि आपने कितने ऑसिलेशंस का फर्क आ गया आप में। इसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में सेंटर पॉइंट पर अगर कोई पूछे कि ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कितना है ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्रिकली तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट जितना S1 से डिस्टेंस है इसका उतना ही S2 से भी है। तो ज्योमेट्री वाइज पाथ डिफरेंस नहीं है, जीरो है, बिकॉज सेंटर पॉइंट S1 और S2 से सेम डिस्टेंस पर है। लेकिन ऑप्टिक्स की नजर में पाथ डिफरेंस है। ऑप्टिक्स के नजर में ये आप कह सकते हो, ये म्यू माइनस 1 इंटू टी जो आप देख रहे हो ना, इसको कह दीजिए कि ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस सेंटर पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का मतलब ऑप्टिक्स की नजर में पाथ डिफरेंस आ चुका है। ऑप्टिक्स की नजर में इसलिए पाथ डिफरेंस आ चुका है कि एक वेव ने कम ऑसिलेशन किए हैं, एक वेव ने ज्यादा ऑसिलेशन कर दिए। लेकिन ज्योमेट्री का मतलब आप अगर ऑप्टिक्स को इग्नोर कर दीजिए और सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करी जाए तो वो तो जीरो डिफरेंस है उनके बीच में। और इसका एक आसान तरीका ये हो जाता है, मतलब इतनी, ये तो हमने आपको पूरा डिटेल समझाया है कि एक्चुअली में क्या होता है। अब न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है कि कंसेप्ट क्या है मेरे पास। न्यूमेरिकल करने के लिए आप सिर्फ एक लाइन को ध्यान रखोगे। अब पूरा कंसेप्ट समझने के बाद न्यूमेरिकल करने के लिए ये आपको बता देते हैं। तो यहां पर अब ये कंसेप्ट बताओगे आप, ज्योमेट्रिकल पाथ वर्सेस ऑप्टिकल पाथ, क्या फर्क है इसका। ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ का फर्क समझो। ज्योमेट्रिकल पाथ वर्सेस ऑप्टिकल पाथ क्या फर्क है। तो फर्क ऐसे है, मान लीजिए कोई एक वेव ट्रेवल करती है वैक्यूम में, ठीक है, एक वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है और कोई दूसरी वेव है वो मीडियम में ट्रेवल करती हो। इन सब मीडियम, दो वेव हैं ट्रेवल कर रही हैं, एक वैक्यूम में एक मीडियम में। जो वेव मीडियम में कोई लेंथ L कवर करती है, मान लो कोई वेव है वो मीडियम में L लेंथ कवर करती है, कितने ऑसिलेशन करेगी इस L लेंथ को कवर करने में। जो वेव मीडियम में कवर कर रही है, अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने किए होंगे इसने, नंबर ऑफ ऑसिलेशन सर L डिवाइडेड बाय लैम्डा ड्यूरिंग ट्रेवल ऑफ L डिस्टेंस। एक मीडियम में L डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपने कितने ऑसिलेशन किए होंगे। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इन दिस मीडियम c by म्यू, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम इनटू फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है जी। ये
ठीक है, एल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम निकाल सकते हो काइनेमेटिक्स के थ्रू, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ये पता लगा सकते हो कि कितने ऑसिलेशन हमने किए। ठीक, अब आप ये बताओ, तो अब आप मुझे ये बताना, इतने ही ऑसिलेशन वैक्यूम में करने के लिए, फॉर सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन द वैक्यूम, फॉर द सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर आप वैक्यूम में करना चाहते हो तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, कितनी लेंथ आप कवर करो, एल डैश मान लेते हैं इसको। जितने अगर हमने एल डिस्टेंस कवर करने में, सर एल डैश सी, समझ गए आप कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन ड्यूरिंग द ट्रेवल ऑफ एल डिस्टेंस, इतने ही नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर ऊपर वाली वेव भी कर रही हो तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, कितना डिस्टेंस ऊपर वाली वेव कवर कर चुकी होगी। देखो अगर इतने ही ऑसिलेशन करने उसको, म्यू एल, हाँ निकालिए म्यू। भाई देखिए, एल डैश अगर वो एल डैश डिस्टेंस कवर कर रही है और एल डैश डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, टाइम हो गया इनटू फ्रीक्वेंसी। मैं कह रहा हूं कि दोनों के नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बराबर करने में, देखो जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऊपर वाली वेव के हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑसिलेशन नीचे वाली वेव के करो आप। तो इन दोनों को इक्वेट करो जरा, क्या रिजल्ट बनता है आपका इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर देते हो। L dash is equals to L. सर एल म्यू न्यू एल, म्यू एल। इस एल डैश को हम नाम देते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का नाम देंगे इसको। मतलब क्या होता है कि ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है, और एल को नाम देंगे ज्योमेट्रिकल पाथ। अब इसका मतलब समझा दे रहे कि करस्पॉन्डिंग टू एनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मीडियम, corresponding to any distance traveled in the medium, there is equivalent distance in the vacuum which gives same number of oscillations. फिर से बोल दे रहा हूं आपको, corresponding to a distance traveled in the medium we have equivalent distance in the vacuum for the same number of oscillations, and that equivalent distance called as optical path. समझ पाए डेफिनेशन? डेफिनेशन लिख पाओगे इसकी? अब डेफिनेशन लिख पाएंगे कि ज्योमेट्रिकल पाथ क्या है और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल पाथ का मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन द मीडियम, वो हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ है। ऑप्टिकल पाथ क्या है? टू हैव सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस in free space, that means vacuum, how much distance the wave has to travel, known as optical path. क्लियर हो गया आपका पॉइंट? यस तीन बार बोल चुके हैं, क्लियर हो गया? अब आप फाइनल, चलिए अब आप हम फाइनल रिजल्ट के ऊपर आ रहे हैं। अब हम फाइनल रिजल्ट के ऊपर चल रहे हैं। ऑप्टिकल पाथ को ध्यान रखना है आपको। ऑप्टिकल पाथ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। बस लास्ट रिजल्ट पे आ रहे हो, जो न्यूमेरिकल जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब ये तो हमको एक्सप्लेन किया मैंने, बट न्यूमेरिकल में फास्ट होना चाहिए। न्यूमेरिकल मेथड हमेशा फास्ट होना चाहिए। क्वेश्चंस करने के लिए आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन वाली अप्रोच पे आ रहे हैं, न्यूमेरिकल वाली अप्रोच। न्यूमेरिकल वाली अप्रोच में क्या करना है, आपने क्या किया, S1 से कोई पॉइंट P पर गए, S2 से कोई पॉइंट P लिया न्यूमेरिकल करने के लिए, और मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट P है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट करते हैं। ऑप्टिकल पाथ ऑफ वेव फ्रॉम S1 कितना होगा ये बताएं। वेव फ्रॉम S1 उसका ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, एंड व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ फॉर द वेव, ऑप्टिकल पाथ ऑफ वेव फ्रॉम S2। न्यूमेरिकल ऐसे करना है, ध्यान देना। पीछे का कंसेप्ट याद कर लो कि अगर आप कोई डिस्टेंस मीडियम में कवर कर रहे हो तो उसको म्यू से मल्टीप्लाई करके आप ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे। L distance in a medium when multiplied by the refractive index becomes optical path. तो S1 वाली वेव, ये जो S1 वाली वेव है उसका अगर हम देखें तो वो S1P माइनस T, इतना डिस्टेंस तो ऑलरेडी वैक्यूम में चल रहा, वो इतना डिस्टेंस तो पहले से ही वैक्यूम में है। बीच में T डिस्टेंस उसने किसी मीडियम में कवर किया है, T डिस्टेंस। तो जो T डिस्टेंस उसने मीडियम में कवर किया है उसका ऑप्टिकल पाथ लिखे कितना होगा, क्योंकि ये T डिस्टेंस ज्योमेट्री के हिसाब से है।
टी इज द डिस्टेंस ऑफ वेव इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप इसका ऑप्टिकल पाथ लिखो, पिछले सर म्यूटी म्यूटी, तो आप हाँ, तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव पाथ। ऑप्टिकल पाथ मतलब इफेक्टिव पाथ। जो पाथ का कैलकुलेशन है ऑप्टिक्स में थोड़ा सा अलग है, मतलब वो नॉर्मल वाला नहीं है कि आपने नापा स्केल से और माइनस कर दिया। और ऑप्टिकल पाथ ऑफ वेव फ्रॉम S2 वो सीधा सीधा S2P होगा। सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालिए, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। मतलब फिजिक्स में अब हम जब भी पाथ डिफरेंस कहेंगे तो वो हमेशा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा। और ये हो गया S2P माइनस ये जो S1P माइनस टी प्लस म्यू टी, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो अब डेल्टा एक्स ऑप्टिकल वाला निकाला है हमने, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू S2P माइनस S1P को हम अगर ये थीटा एंगल की तरफ है तो वो फिर से d साइन थीटा कर देंगे, और उसके अलावा का जो टर्म बनेगा वो बनेगा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये न्यूमेरिकल अप्रोच बताई मैंने आपको, न्यूमेरिकल ऐसे करना है आपको। न्यूमेरिकल के लिए हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन वगैरह काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट करना और ये सब करना ये थ्योरी समझाने के लिए होती है। क्वेश्चंस करने के लिए आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो डिस्टेंस हमने मीडियम में कवर किया है उसको म्यू से मल्टीप्लाई करके आप उसके पाथ में काउंट करेंगे। जब आप कैलकुलेशन ऑफ पाथ करोगे तो कैलकुलेशन ऑफ पाथ करते वक्त डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मीडियम मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय म्यू बिफोर टेकिंग द पाथ डिफरेंस। बिफोर टेकिंग द पाथ डिफरेंस multiply the distance which is traveled in the medium by a refractive index of medium। उसके बाद पाथ डिफरेंस निकालिए और आगे की कहानी वैसी ही है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होगा, तो अब हम बता रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होगा। सेंट्रल मैक्सिमा वहां पे होगा जहां पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 हो जाए। तो ये कहां पर 0 आएगा, देखो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को जब 0 करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू बनेगी म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाय डी, और अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे साइन थीटा को। अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा को अगर आप टेन थीटा मान सकते हो तो टेन थीटा इस डिस्टेंस y के हिसाब से y अपॉन कैपिटल डी, और इसको आगे फॉलो करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, y कोऑर्डिनेट फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा। अगर मुझे फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए, इसी में करके दिखा दे रहे हैं आपको। अगर आपको फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए कि फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर होगा, तो फर्स्ट मैक्सिमा निकालने के लिए ये जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू हुई है डेल्टा एक्स ऑप्टिकल, ये प्लस माइनस लैम्डा, तो इससे क्या होगा जल्दी से करेंगे इसको। बेसिकली डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 टी, इसकी वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। एक स्टेप आप डायरेक्ट करना और जल्दी से इसका आंसर आप खुद बता दे। साइन ऑफ थीटा को रिप्लेस करेंगे टेन ऑफ थीटा से, यानी कि y अपॉन कैपिटल डी से साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे, और इसको जब रिप्लेस करेंगे तो y ऑफ करके देखना, आप भी करते रहो साथ में तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं। y ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, इसको जब पूरा मतलब माइनस म्यू माइनस 1 टी को राइट साइड ले जाएंगे और प्लस माइनस लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी, मतलब ये आएगा इतना, और प्लस माइनस डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, इतना आएगा, इतना आएगा आपका, ध्यान दो जरा। यस सर यस सर यस सर यस सर। तो देखिए क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन के सेंटर पॉइंट को आप y इक्वल टू 0 बोलते हो, लेकिन y इक्वल टू 0 पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा का कोऑर्डिनेट कुछ ऊपर है, मतलब कि सेंट्रल मैक्सिमा इस ऊपर है, CM सेंट्रल मैक्सिमा, और फर्स्ट मैक्सिमा उससे कुछ प्लस माइनस, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा दोनों तरफ आएगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे भी फर्स्ट मैक्सिमा होगा, दो तरफ फर्स्ट मैक्सिमा होते हैं। आप बताएंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच गैप कितना है, सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस, तो कैपिटल डी लैम्डा डिवाइडेड बाय सर कैपिटल डी लैम्डा बाई डी। सर ये फ्रिंज विड्थ हो जाएगी, इसको फ्रिंज विड्थ कहा गया था। तो फ्रिंज विड्थ तो पहले के बराबर नहीं आई, नॉर्मल वाईडीएसी में भी तो यही फ्रिंज विड्थ आती है। जब ग्लास यस सर, जब हमने ग्लास नहीं लगाया था तब भी हमारा फ्रिंज विड्थ इतना ही था, कोई नया रिजल्ट तो आ नहीं रहा। आप ये देखो, तब भी आप इसी को फ्रिंज विड्थ कह रहे थे।
लेकिन तब में और अब में क्या फर्क है, तब सेंट्रल मैक्सिमा S1 S2 के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर बनता था आपका, सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल बीच में था। तो अब क्या फर्क पड़ा नॉर्मल YDAC में और अब ग्लास प्लेट लगाने के बाद, फर्क किस चीज का आ रहा है आपका, क्या चीज फर्क आ रही कि जो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा पहले y = 0 पे बन रहा था, सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू थी y, देखो आप इस फिगर को ध्यान से देखो, फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर था, इसमें कैलकुलेट किया गया है, सेकंड मैक्सिमा की डिस्टेंस थी 2d लैम्डा बाई स्मॉल डी, फर्स्ट मैक्सिमा की डिस्टेंस थी d लैम्डा बाई स्मॉल डी, मतलब y कोऑर्डिनेट फर्स्ट मैक्सिमा का नॉर्मल YDAC के एक्सपेरिमेंट में कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल डी था, प्लस माइनस के साथ, क्योंकि सेंटर के ऊपर भी होगा सेंटर के नीचे भी होगा। y कोऑर्डिनेट सेंट्रल मैक्सिमा का 0 था। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इनमें कुछ ऐड किया जा रहा है? अब जो रिजल्ट आप देख रहे हो और जो पहले के रिजल्ट थे उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि अब कुछ ऐड कर दिया गया है यहाँ पर। क्या ऐड किया गया है? मैक्सिमा की पोजीशन, d/d mu minus 1t। अगर आप देखो कहाँ गया यार रिजल्ट, सर ये न्यू मैक्सिमा की पोजीशन है सर। तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि सारी पोजीशंस चेंज कर गई हैं नॉर्मल YDAC एक्सपेरिमेंट में, और इस YDAC में सब कुछ चेंज हो गया। जो जहां पहले 0 था वहां 0 प्लस समथिंग हो गया, जहां पहले सिर्फ d लैम्डा बाई डी था उसमें भी कुछ ऐड हो गया। मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, आप ये कह सकते हो कि जितने भी आपकी फ्रिंजेस थी नॉर्मल YDAC के एक्सपेरिमेंट में, वो सारी की सारी फ्रिंजेस शिफ्ट कर जाएंगी ऊपर की तरफ। नहीं ऐसा उनमें HV कि नॉर्मल YDAC में y = 0 पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, लेकिन ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करने के बाद, ऊपर ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करने के बाद सेंट्रल मैक्सिमा y = 0 पे ना बन के ऊपर चला गया, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा रीलोकेट हो गया पहले के कंपेयर में। बिना ग्लास प्लेट के सेंट्रल मैक्सिमा y = 0 पर, और ग्लास प्लेट के साथ सेंट्रल मैक्सिमा d बाई स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी पर चला गया, यानी सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर गया ऊपर। बिना ग्लास प्लेट के फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन थी y = कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल डी, बिना ग्लास प्लेट के, और ग्लास प्लेट आने के बाद d लैम्डा बाई स्मॉल डी और प्लस d बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा आपको ग्लास प्लेट आने के बाद जितने भी मैक्सिमास थे वो अपनी पहले वाली पोजीशंस के रिस्पेक्ट में सब ऊपर डिस्प्लेस कर दिए गए? Yes, sir. कितने अमाउंट से डिस्प्लेस कर दिए गए? d/d mu minus 1t. कैपिटल D अपॉन D म्यू माइनस। बस, तो यही ग्लास प्लेट का असर है। ग्लास प्लेट का असर ये है कि इतने डिस्टेंस से ऑल फ्रिंजेस आर शिफ्टेड। किधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? तो ऊपर जहाँ पर वो लगाएंगे। हाँ, क्योंकि इसमें S1 को कवर किया है तो ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं वो। अगर हमने S2 को कवर किया होता तो ये सारी फ्रिंजेस नीचे शिफ्ट करती। बेसिकली ये होता है कंसेप्ट, जिस स्लिट को आप कवर करोगे उस तरफ शिफ्टिंग होगी। S1 कवर करेंगे तो ऊपर, और अगर S2 कवर किया होता हमने तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे बनता। अभी सेंट्रल मैक्सिमा स्क्रीन के सेंटर के ऊपर है, S2 कवर कर देते तो सेंट्रल मैक्सिमा स्क्रीन की सेंटर के नीचे होता, क्योंकि तब S2 वाली वेव स्लो हो जाती। ठीक है, करेक्ट, ठीक है, समझ आया बात? ये इस पर न्यूमेरिकल भी करें, न्यूमेरिकल भी करने इसके ऊपर, बट मैं फिर तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डेरिवेशन को देखिए, फॉर्मूला लेना बहुत आसान काम है, फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन मेरी मतलब बार बार आपको एडवाइस है कि रिजल्ट जो आया है उसके पहले ये सब लाइनें पढ़ो आप, एक लाइन कि हम लोग क्या करते हैं इसमें। बेसिकली फेज डिफरेंस का बेसिक कॉज क्या है? तो कॉज ऑफ फेज डिफरेंस इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। एक लाइन में अगर कोई पूछे कि what is the basic reason for the phase difference? Answer: before interference, if the two waves have difference in their number of oscillations, then there must be a phase difference. और difference in number of oscillations कब आएगा? जब उनका travel time different हो जाए, क्योंकि frequency same है, travel time different होगा तो number of oscillation different हो जाएंगे। ठीक है जी? Yes, sir.
चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे। सर